जी, धन्यवाद सर। सर, अनुमति हो तो हम लोग कार्यशाला की शुरुआत करें सर। जी उमेश जी नमस्कार, सबको सर, नमस्कार। सर उमेश जी नमस्ते शुरू कर सकते हैं। जी। हमारे आज के मुख्य वक्ता, एक बार मैं देख लेता हूँ सर ज्वाइन कर लिए हैं कि नहीं। सर ने ज्वाइन किया है, आप जी जी शुरू कर जी। सकते हैं। नमस्कार सभी को। जी, एक बार पुनः मैं आप सभी को इस आभासी पटल के माध्यम से अपना नमस्कार प्रेषित करता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज इस राष्ट्रीय कार्यशाला की श्रेणी में हम लोग 15वें राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन देवनागरी लिपि और उसके विकास पर कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर जयशंकर शुक्ल, प्रवक्ता हिंदी, शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, सर उपस्थित हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। सर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिनके निर्देशन में हम लोग इस कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं। हम लोगों के श्रद्धेय परम आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय महोदय, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। हमारा जो ये कार्यशाला चल रहा है, इसमें अनवरत रूप से संचालन की भूमिका जिन्होंने निभाया है, जो निभाते आ रहे हैं, हम लोगों के लिए आदरणीय डॉक्टर अंशुल दुबे, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, तिलक महाविद्यालय कानपुर। कुछ स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के कारण महोदय आज हम लोगों से नहीं जुड़ पाए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस जो हम लोग श्रृंखला चला रहे हैं, चाहे वह कार्यशाला का श्रृंखला हो, चाहे हम लोग क्विज प्रतियोगिता जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं उसकी श्रृंखला हो, इसमें कई अन्य जो अध्यापकगण हैं, जो विद्वान हैं, भाषा चिंतक हैं, उनका भी सहयोग हम लोगों को लगातार प्राप्त हो रहा है। उसमें डॉक्टर हेमा जोशी जो प्राध्यापिका हैं पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, महोदया मैं आपका भी स्वागत करता हूं। इसी क्रम में अमन ऋषि साहू जी, राजीव कुमार बेज जो शोधार्थी है पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला में जितने विद्वान, भाषा चिंतक, शोधार्थी, अध्यापकगण जुड़े हैं, मैं आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग मुख्य विषय की तरफ आगे बढ़े, इसके पहले एक छोटा सा संक्षिप्त मैं परिचय इस पाठ्यक्रम के बारे में, जिसके माध्यम से इस पाठ्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल द्वारा संचालित किया जा रहा है, और वर्ष 2025 का जो हमारा कार्यक्रम जो पाठ्यक्रम चल रहा है, उसमें करीब आप लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी कि 1500 से अधिक जो अध्येता हैं इसमें इस वर्ष के लिए पंजीकरण किए हैं और लगातार ऑनलाइन माध्यम से अपने पाठों का अध्ययन कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट को पूरा कर रहे हैं, तथा जो भी बीच बीच में हम लोग आपसी विचार विमर्श संगोष्ठियां भी रखते हैं, उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और अपनी शंकाओं का समाधान भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आदरणीय सी जयशंकर बाबू सर के निर्देशन में हम लोग कार्यशालाओं का भी आयोजन कर रहे हैं, जो प्रत्येक बुधवार शाम 6 बजे आयोजित की जाती है। और इस ऐसे कार्यशालाओं के आयोजन के दौरान हमारा यही प्रयास रहता है कि अखिल भारतीय स्तर के जो विद्वान हैं उनको आमंत्रित किया जाए, और विभिन्न जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का कोर्स लेआउट देखेंगे, उससे संबंधित जो विभिन्न विषय हैं उस पर एक एक वक्ता को समय दिया जाए, ताकि जो हमारे अध्येता हैं, जो शोधार्थी हैं, उस विषय से संबंधित कुछ अन्य चीजें जो पाठ्यक्रम में नहीं दी गई हैं, उसको भी हम लोग इस पटल के माध्यम से प्राप्त कर सकें। आज हम लोग देवनागरी लिपि और उसके विकास पर हम लोग बात करेंगे, और इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोगों का सौभाग्य है कि डॉक्टर जयशंकर शुक्ल महोदय हम लोगों से जुड़े हुए हैं। महोदय जब अपनी ओजस्विता से हम लोगों को इस पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे,
उसके पहले मैं संक्षिप्त परिचय रखना चाहूंगा। कहा जाता है लिपि इति लिप्यते, जिसे लिखा जा सके वही लिपि है। और चूंकि यह पाठ्यक्रम जो है वह हिंदी भाषा में संचालित की जा रही है, और हिंदी भाषा आप सभी को पता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में भी इसका पूरा विधिवत प्रावधान दिया गया है। पूरे विश्व में देखा जाए तो बहुत सारी लिपियां प्रचलित हैं, और अधिकांश लिपियों की आदि जननी अगर लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि है, जिससे अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ विश्व की तमाम भाषाएं, चाहे वह मंदारिन हो या दुनिया की दूसरी भाषाएं हैं, वह लिखी जाती हैं, वो वहीं से उसका प्रचार प्रसार किया जाता है ऐसी लिपियों में। हम लोग इस विषय पर अपने अतिथि वक्ता को सुनेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। मैं निवेदन करूं सर से, उसके पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय सर का इस पटल के माध्यम से रखना चाहूंगा। आपका पूरा नाम जयशंकर शुक्ल, वर्तमान समय पर आप प्रवक्ता हिंदी हैं, शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में। आप मूलतः प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं महोदय। वर्तमान समय पर आप नई दिल्ली में ही निवास कर रहे हैं। अगर हम आपके शिक्षा की बात करें तो आपने परास्नातक किया है हिंदी में तथा प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृत में। इसके उपरांत आपने एमएड किया है, आपने पीएचडी की भी उपाधि ग्रहण की है, आप नेट जेआरएफ हैं तथा साहित्य रत्न से भी सम्मानित हैं। आप लगातार अपने सृजनात्मकता से लगातार आप साहित्य की अनेक गतिविधियों में आप लगातार सक्रिय हैं, और उसी सक्रियता का परिणाम है कि आप की कई काव्य रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं का जो है वर्णन मैं इस पटल पर रखना चाहूंगा। जो किरण है, किरण का प्रथम और द्वितीय संस्करण आपके प्रकाशित हुए हैं। क्षितिज के सपने, क्रांतिवीर, आजाद इत्यादि जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो प्रकाशित हुई हैं। इसी श्रेणी में अगर हम गद्य की विधाओं की बात करें तो बेबसी जो कहानी संग्रह है, संदेश के दिन, आंगन की धूप, सच की परछाइयां, भरोसे की आंच, अंतिम निर्णय इत्यादि अनेकों गद्य संग्रह आपके प्रकाशित हुए हैं। मैंने मूल यहाँ पर जिक्र किया। कुछ पुस्तकें भी आपने संपादित की है। उस पुस्तकों की श्रेणी में उद्घोष जो काव्य संग्रह है, नवोदय की आस ये कविता संग्रह है, इत्यादि अनेक जो है पुस्तकें भी आपने संपादित की हैं। हुनर की खोज एक विशेष जो एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित प्रोजेक्ट कार्य रहा है, इसमें आप की सक्रियता संपादक के रूप में काफी महत्वपूर्ण रही है। आप कई पत्रिकाओं का भी संपादन किए हैं, उसमें से कुछ प्रमुख है मानस हंस, श्री राम, गगन स्वर, शिक्षा धर्म एवं संस्कृति इत्यादि अनेक पत्रिकाओं का भी आपने संपादन किया है। अब मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध करूंगा महोदय कि आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, देवनागरी लिपि और उसका विकास। इस विषय पर हम सभी जितने भी श्रोता, जितने अध्येता, जितने विद्वान आज इस पटल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम सभी का ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें। सर, स्वागत है सर। सर्वप्रथम मंचस्थ विद्वद्जनों को सादर नमन करता हूं। वैचारिकता की जो अलख पांडिचेरी विश्वविद्यालय से निरंतर आगे को बढ़ाई जा रही है, उसमें एक होता के रूप में अपनी छोटी सी आहुति के लिए चयन हेतु मैं संपूर्ण विद्वत मंडल, चयन मंडल और न्यासी मंडल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस पटल पर जो कि आभासी है, उपस्थित सभी विद्वानों, शोधार्थियों, प्रतिभागियों और इतर यूट्यूब या अन्य जगह से जुड़े हुए लोगों का मैं सादर अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हुए आज के अपने मूल विषय पर आता हूं। मित्रों, देवनागरी लिपि उत्पत्ति एवं विकास आज का आवंटित विषय मुझे
दिया गया है, जिस पर अपनी बातें कुछ शीर्षकों के अंतर्गत मैं कहने का प्रयत्न करूंगा। और यह आपसे विनम्र आग्रह है कि इन बिंदुओं को जिस रूप में प्रस्तुति दी जा रही है उसको उसी रूप में ग्रहण करते हुए जो इसमें प्राप्ति हो वह मेरा पारितोषिक है, जो त्रुटियां हो उन्हें क्षमा करें। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति। देवनागरी लिपि अपने अतीत से ही सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं विशिष्ट लिपि के रूप में जानी जाती रही है। जब हम इसके उद्भव और उत्पत्ति के विषय में बात करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे प्रकरण हमारे सामने उपस्थित होते हैं जो कि इस लिपि के मूल स्वरूप, व्यावहारिक प्रकृति एवं देवनागरी लिपि की विशेषताओं को गुणों के माध्यम से सीमाओं के स्वरूप को लेकर उत्पत्ति एवं प्रकार प्रसार को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतया देवनागरी लिपि के उत्पत्ति को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आलोक में व्यक्त कर सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति की मूल भावनाओं को पुरातात्विक रूप से पहचान और स्थापना देने के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण चरण संभव हो सकता था वह है सिंधु घाटी की लिपि के बारे में जानना, समझना और उनमें कही गई बातों को सामने लाना। बहुत ही चिंता का विषय है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति की प्रमुख उपादान के रूप में मानी जाने वाली सिंधु लिपि को अब तक अपठित माना गया है। सिंधु घाटी की लिपि को जानने के क्रम में हम इसके उद्भव और मूल को सुमेरिया और असीरिया की लिपियों से जोड़ते हुए देखते हैं, जो कि मेरे अपने विचार से भ्रांतिपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है। वास्तव में सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि में 400 तरह के संकेतों, आकृतियों अथवा प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से 80% संकेत को एक से अधिक बार दोहराया गया है। इस तरह से प्रतीकों के दोहराव के द्वारा हम इसके अर्थ कथन में भारतीय परिवेश और भारत में प्रचलित लिपियों के माध्यम से समर्थ हो सकते हैं। इस तरह से अर्थ कथन करने का यदि हम प्रयत्न करते हैं तो निश्चित तौर पर यह संभव हो सकता है कि हम सिंधु घाटी की लिपियों को और उनके मंतव्य को अर्थ के साथ स्पष्ट करते हुए विभिन्न मोहरों, शिलाओं और अन्य जगहों पर उत्कीर्ण सिंधु लिपि के भावों को जान सकें और संसार के समक्ष उसको ला सकें। क्या पता सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ लिया गया हो, वैसे ही जैसे अशोक के द्वारा विभिन्न शिलालेखों, अभिलेखों और मोहरों पर भाषा और लिपियों के माध्यम से लिखी हुई विषय वस्तु को जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ लिया गया। अब पढ़ने पर जो मंतव्य निकला वह मंतव्य संभवतः उस कालखंड में सशक्त लोगों के मंतव्य से मेल न खाने के कारण उस लिपि को अपठित ही रहने दिया गया हो। बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि आज के समय में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सुपर कंप्यूटर तक की यात्रा कर चुके हैं और इस कालखंड में उनका विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा रहा है, हम सिंधु घाटी की लिपि को अब तक डिकोड नहीं कर सके अथवा हमने ऐसा नहीं करना चाहा। मेरा उद्देश्य यहाँ सिंधु घाटी की लिपि के विवेचन, विश्लेषण एवं वर्णन से नहीं, अपितु यहाँ देवनागरी लिपि के बारे में बोलने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूं, जो कि मूलतः मैं अपने पूर्व प्रचलित लिपियों का ही एक सुलझा हुआ और सुधरा हुआ विकसित रूप मानता हूं। प्राचीन समय में भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों में निवास करने वाले इसके निवासियों द्वारा, जिन्हें हम आर्य के रूप में मान सकते हैं, एक विशेष भाव, विचार एवं कथ्य का सृजन करते हैं। वे वैदिक काल में बेहद उन्नत और सभ्य स्वरूप में हमारे सामने आते हैं। उस कालखंड में भारतीयों के द्वारा प्रस्तुत की गई ब्राह्मी लिपि संभवतः विश्व की सर्वाधिक पूर्ण एवं पुरातन लिपि है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंधी और उर्दू भाषा को व्यक्त करने वाली लिपियों को छोड़कर समस्त भारतीय लिपियों का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति को आकार देने वाली
परिस्थितियों का आकलन करने पर हमें यह स्पष्टतया बोध होता है कि लिपियां ही विचारों के लिखित रूप में सामने लाने का एक सशक्त माध्यम है। अतीत की ओर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि तीसरी चौथी शताब्दी से ही भारतवर्ष में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। पूर्व में इसी शास्त्रीय भूभाग में प्रचलित लिपि के संदर्भों को लेते हुए हम कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित होकर पुष्पित एवं पल्लवित हुई और इस तरह लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास से लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास से विचार अभिव्यक्ति के लिए मौखिक और लिखित रूप से व्यवहार में लाई जाने लगी थी। प्रकाशन और प्रकारांत से देवनागरी लिपि को कुछ भाषा वैज्ञानिक विद्वान ब्राह्मी लिपि से ही उद्भूत एवं विकसित हुआ मानते हैं, जिसमें किंचित आकृति संबंधी परिवर्तन के साथ उसका नाम देवनागरी हो गया। इस महत्व के आलोक में हम यह मान सकते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सिंधु लिपि और देवनागरी लिपि के मध्य का सेतु जिसे हम मान सकते हैं वह ब्राह्मी लिपि है और इस ब्राह्मी लिपि के माध्यम से हम इन बिखरी हुई कड़ियों को आपस में जोड़कर उसमें व्यक्त संरचनागत एवं विचारगत व्यवस्थाओं को सामने ला सकते हैं। इस तरह से शास्त्र और पुरातत्व के साक्ष्यों को मिलाकर एक स्थापित और सर्वमान्य मत का प्रतिपादन किया जा सकता है। हिंदी भाषा में यति, गति, लय एवं बलाघात के भावों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का आवश्यकता अनुरूप प्रयोग माना गया। जब विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी जैसी प्रचलन में आई तो विभिन्न विशिष्ट एवं नूतन भाषाओं के लिए शुरू हुआ तो स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक हो गया। हिंदी भाषा की अनेक विशेषताएं देवनागरी लिपि के प्रयोग के कारण है। हम जानते हैं कि भाषा के मौखिक अभिव्यक्ति से पृथक संसार की सभी भाषाओं को लिखने के लिए किसी न किसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। हर भाषा को उसका विस्तार लिपि के माध्यम से मिलता है और एक लिपि अनेक भाषाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन सकती है। जिस प्रकार सिंधु लिपि अस्तित्व में है एवं ब्राह्मी लिपि प्रयोग में है, साथ ही साथ यह अपने कालखंड में अभिव्यक्ति का एक प्रमुख माध्यम रही है, उसी प्रकार देवनागरी लिपि भी एक ऐसी लिपि है जिसका प्रयोग अन्य भाषाओं को लिखने के साथ साथ मूलतः हिंदी भाषा को भी लिखने के लिए किया जाता है। उक्त विवेचना एवं साक्ष्यों के आधार पर यह स्वयं सिद्ध है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुई है। फिर भी यहाँ एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि देवनागरी लिपि भले ही ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न होकर विकसित हुई हो, किंतु अपने विकास क्रम में उसने फारसी, गुजराती, रोमन आदि लिपियों से भी कालांतर में प्रयुक्त होने वाले तथ्यों को ग्रहण किया है और एक परिपूर्ण लिपि के रूप में विकसित हुई। उदाहरण के लिए विराम चिन्हों का अधिकाधिक प्रयोग देवनागरी लिपि में रोमन लिपि के प्रभाव से है। इसका कारण यह है कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा अपने संरचनागत अवधारणाओं में कारक, विभक्ति आदि व्याकरणिक नियमों से पूरी तरह आबद्ध एवं मानकीकृत है कि उसके लिए विराम चिन्हों की न्यूनाधिक रूप से आवश्यकता पड़ती हुई हमें दिखाई पड़ती है। अब हम आते हैं देवनागरी लिपि के नामकरण के ऊपर। किसी भी लिपि का उद्भव एवं विकास के क्रम में उसका नामकरण एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माना जा सकता है। देवनागरी लिपि के नामकरण के विषय में भाषा वैज्ञानिकों एवं विद्वानों में बहुत सारे विषय, स्थान एवं कालगत मतभेद हैं जो संरचना एवं प्रयोग के मध्य को स्पष्ट करने के क्रम में रेखांकित की जा सकती है। देवनागरी लिपि के नामकरण से संबंधित अनेक मत एवं विचारधाराओं को देखा जा सकता है, जिनमें से निम्नलिखित विचारधाराओं और विशेषताओं को जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके आधार पर इस लिपि के नामकरण के निर्णय प्रमाणित एवं व्याख्यायित किया जा सकता है। पहला, देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में पहला और प्रमुख सिद्धांत यह है कि यह देवनगर
में प्रयोग किए जाने के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। दूसरा, प्राचीन काल में देवी देवताओं की पूजा कुछ विशेष ज्यामितीय एवं प्रतीकात्मक संकेतों एवं चिन्हों के द्वारा प्रकार की आकृतियों जैसे एवं अष्टकोणीय आदि आकृतियों के माध्यम से लिखे जाते थे। लिपि के साहचर्य में बनाए जाने वाले इन आकृतियों को देवनगर के नाम से जाना जाता था। देवनगर नाम से कहा जाने के कारण यह महत्वपूर्ण हुआ कि देवनगर के मध्य प्रतीकों, संकेतों तथा आकृतियों के लिखे जाने के माध्यम को लेकर इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। तीसरा, इस लिपि के प्रारंभिक प्रयोग में से जाने को लेकर एक अन्य मंतव्य भी हमारे सामने आता है। जैसे गुजरात के देवनगर नामक स्थान का प्रयोग एवं व्यवहार से संबंधित होने के कारण इस लिपि का नामकरण देवनागरी के लिपि में हुआ। यह सिद्धांत भी भाषा वैज्ञानिकों, विद्वानों एवं भाषाविदों के मध्य प्रचलित है। देवनागरी लिपि का सर्वाधिक प्राचीन एवं अब तक का प्रामाणिक पुरातात्विक लेख गुजरात में ही 706 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जो इस सिद्धांत के साक्ष्यों के आलोक को पुष्टि करता है। चौथा, प्रारंभिक संरचनागत एवं आकृतिगत उद्भव के साथ ही साथ कुछ नई परंपराओं का सूत्रपात भी हुआ। अपने प्रादुर्भाव के तुरंत बाद इस लिपि ने उस समय के सर्वाधिक प्रचलित एवं सर्वमान्य भाषा संस्कृत भाषा को प्रयुक्तता एवं व्यावहारिकता के स्तर पर सुशोभित किया। उस कालखंड में सर्वाधिक प्रचलित भाषा के रूप में चूंकि संस्कृत भाषा को देव भाषा के रूप में माना जाता रहा, इसलिए देव भाषा के अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम बनने के कारण इसका नाम देवनागरी लिपि हो गया। एक और मंतव्य और एक और परंपरा इसके लिए देखी जाती है कि उस समय काशी चूंकि विद्या, ज्ञान और प्रतीकात्मकता के विभिन्न सांस्कृतिक सरोकारों को लेकर सर्वाधिक पुष्ट और सर्वाधिक चर्चित क्षेत्र माना गया है, काशी को देव का नगर माना गया और वहां पर प्रयोग में आने के कारण भी इस लिपि को देवनागरी लिपि के रूप में जाना, समझा और पुकारा गया। प्रकारांत से प्रचलित मान्यताओं को आधार मानते हुए जब हम इस लिपि के प्रयोग किए जाने वाले भूभाग प्रयोगकर्ता विद्वानों पर दृष्टिपात करते हैं, तो गुजरात के नागर विद्वानों के द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण भी कुछ विद्वान इसका नाम देवनागरी होना मानते हैं। देवनागरी लिपि में अभिव्यक्ति को मूल स्वर देने वाली संस्कृत भाषा को अभिजात्य वर्ग की भी भाषा कुछ विद्वान मानते हैं। इसके आधार पर यह कहा जाता है कि नगरों में इस वर्ग के लोग निवास करते हैं। नगरों में निवास करने के कारण उन लोगों द्वारा प्रयोग किए गए, प्रचलन में हुए लिपि को देवनागरी लिपि के नाम से पुकारा गया। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है। अब हम देवनागरी लिपि के कुछ प्रमुख गुणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनमें पहला है संरचनात्मक विन्यास और प्रयोगगत विश्लेषण के आधार पर अभिव्यक्ति को लिखित रूप में आकार देने वाली इस लिपि के लिए उक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है और न ही वर्णनात्मक लिपि। सामान्यतया लिपि के अंकन अथवा लेखन के लिए दिशा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक लिपि या तो बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती है अथवा दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि के लेखन संबंधी इस विवेचन पर ध्यान केंद्रित करने से एक बात स्पष्ट होता है कि यह लिपि बाईं ओर से दाहिनी ओर की तरफ लिखी जाती है। देवनागरी लिपि पूर्ण, तैयार और पूरी तरह से वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि के संकेत अक्षर का जो वर्ण के रूप में परिचयात्मक नाम है, वही उसकी ध्वनि का भी परिचयात्मक रूप है। या इस तरह से कह सकते हैं कि जो इसका नाम दिया गया है, जब हम कभी
मिट्टी से उन प्रतीकों को गढ़ते हैं या बांस के खपच्ची से उसे बनाते हैं और उसमें से हवा को गुजारते हैं, तो उससे निकलने वाली ध्वनि उसी वर्ण की ध्वनि हमें देती है। इस तरह से देवनागरी लिपि पूर्णतया वैज्ञानिक और स्थापित लिपि है, अर्थात वर्ण, नाम और प्रतीक वाला अक्षर ध्वनि के रूप में वही नाम, वही स्वर प्रस्तुत करता है जो वर्ण के रूप में उसका नाम है। देवनागरी लिपि पूर्णतया वैज्ञानिक लिपि है और इसकी एक विशेषता वर्ण और अक्षरों को मिलाकर बनाए जाने वाला संयुक्ताक्षर भी है। दो अथवा दो से अधिक वर्ण या अक्षर के सम्मिलन से बने संयुक्ताक्षर का एक अलग संकेत चिन्ह लेकर प्रयोग करना इस लिपि की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती है। इस लिपि में संयुक्त वर्णों अथवा अक्षरों के माध्यम से बने संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया जाता है, वह भी देवनागरी लिपि की एक विशेषता है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत अपने विशेषताओं को लेकर बेहद संश्लिष्ट और विश्लेषित लिपि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए रखने वाली देवनागरी लिपि की एक विशेषता यह भी है कि इसमें जो लिखते हैं वही बोलते हैं तथा जो बोलते हैं वही लिखते हैं, अर्थात इसके लेखन और उच्चारण में पर्याप्त एकरूपता और स्पष्टता इसकी अपनी ताकत है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। वैज्ञानिकता की कसौटी पर पूरी तरह से सिद्ध देवनागरी लिपि अपने प्रयोग एवं व्यावहारिकता में ध्वन्यात्मक है। अनेक विशेषताओं के साथ साथ ध्वन्यात्मकता देवनागरी लिपि की सबसे प्रमुख विशेषता है। ध्वन्यात्मकता को सरल भाषा में अभिव्यक्त करना चाहे तो वह जैसे बोला जाए वैसे ही लिखा जाए और जैसे लिखा जाए वैसे ही बोला जाए कि सर्वमान्य एवं प्रचलित मान्यताओं पर खरी सिद्ध होती है। देवनागरी लिपि में प्रयुक्तता एवं व्यावहारिकता के स्तर पर प्रत्येक लिपि चिन्ह, संकेत अथवा प्रतीक चिन्ह का एक निश्चित ध्वन्यात्मक मूल्य है जो मानकीकृत है। सहजता, सुगमता एवं बोधगम्यता के कारण इसके द्वारा उच्चरित ध्वनियों को व्यक्त करना बहुत ही सरल है। अपने संरचनात्मक प्रयोग एवं भाषागत व्यावहारिक स्पष्टीकरण के कारण यह देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। इस लिपि में वर्णों एवं अक्षरों का एक दूसरे के साथ संयोजन बहुत ही व्यवस्थित एवं सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ढंग से किया गया नियोजन है। यह नियोजन देवनागरी लिपि को समकालीन एवं समकक्ष लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं सुस्पष्ट लिपि के रूप में स्थापित करती है। क्रम स्थापना की प्रक्रिया में पहले अथवा बाद में उनके स्थान को सुनिश्चित करने का क्रम देवनागरी लिपि में विशिष्ट है। प्रत्येक वर्ण को उसकी विशेषता और प्रकार के आधार पर स्थान प्रदान किया गया है। स्वरों तथा व्यंजनों की सुनियोजित एवं क्रमबद्ध व्यवस्था देवनागरी लिपि में देखने को मिलती है। देवनागरी लिपि में हर एक ध्वनि के लिए पृथक सुनिश्चित लिपि चिन्ह अंगीकृत की गई है। जैसे कमल शब्द में क लिपि की ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह क निश्चित किया गया है। इस ध्वनि के, सी अथवा क्यू आदि अनेक चिन्हों का भ्रामक एवं अनिश्चित प्रयोग देवनागरी लिपि में प्रयोग में नहीं लाया जाता। देवनागरी लिपि में लिपि चिन्हों की प्रचुरता देवनागरी लिपि की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती है। देवनागरी लिपि में लगभग 52 से अधिक लिपि चिन्हों और कुछ अन्य आगत वर्णों अ, फ, ज का प्रयोग होता है जो प्रायः हर प्रकार की ध्वनि को लिपिबद्ध करने में सक्षम है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला सर्वाधिक व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक वर्णमाला है। इस वर्णमाला में सभी वर्णों को उनकी उच्चारणादि विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करते हुए स्थान प्रदान किया गया है। वैज्ञानिकता की यह कसौटी देवनागरी लिपि को आधुनिक एवं ग्राह्य बनाती है। उदाहरणतः कंठ से उच्चरित वर्णों को एक वर्ग क वर्ग में रखा गया है। इसी प्रकार अल्प प्राण, महाप्राण वर्णों को भी एक निश्चित क्रम में रखा गया है।
निश्चित ही देवनागरी लिपि में वर्णों का सुनिश्चित वर्गीकरण किया गया है। श जो देवनागरी लिपि को एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता है, इसकी एक विशेषता इसे पूर्णतया वैज्ञानिक सिद्ध करती है। व्यंजन चिन्हों की अक्षरिकता देवनागरी लिपि में प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर अ वर्ण का संयोग निश्चित रूप से रहता है। जैसे प धन अ बराबर प। लिपि में संयुक्त संयोजन का यह गुण अक्षरिकता कहलाता है। इससे व्यावहारिक रूप से लेखन में सक्षम और स्थान की बचत होती है। देवनागरी लिपि के संबंध में विद्वानों के कुछ विचार मैं आप लोगों के साथ इस प्रबुद्ध मंच पर साझा करना चाहूंगा। नागरी वर्णमाला के समान सर्वांगपूर्ण और वैज्ञानिक कोई दूसरी वर्णमाला नहीं है। ये कथन है बाबूराव विष्णु पराडकर जी का। और इसी तरह महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है कि हमारी नागरी दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है। और जस्टिस कृष्णा स्वामी अय्यर इसी बात को कहते हुए अपने शब्द देते हैं कि समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है। देवनागरी लिपि की विशेषताओं, गुणों, वैज्ञानिकता, पृथक अस्तित्व को लेकर कही गई बातों के साथ अब इसमें कुछ सुधार की संभावनाओं को लेकर मैं अपनी बात कहूंगा, क्योंकि जब तक हम सीमाओं को चित्रित नहीं करते, गुण और उसकी विशेषताएं आधारहीन मानी जा सकती हैं। देवनागरी लिपि में सुधार की क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसे निम्नवत बिंदुओं में रखा जा सकता है। कुछ विद्वान अपने भाषा विज्ञान संबंधी निष्पत्तियों के आधार पर देवनागरी लिपि के प्रयोग एवं संरचनागत कुछ दोष भी स्पष्ट करते हैं। यद्यपि यह दोष सीमाएं सामान्य प्रयोग की कम देखी जाती हैं, व्यवहार एवं प्रयोग के मानदंडों पर कंप्यूटर जैसे यंत्रों में प्रयोगजन्य सीमाओं को अधिक देखा जाता है। देवनागरी लिपि के स्वर ई की मात्रा की को लेकर व्यावहारिक रूप से भ्रम की स्थिति है, क्योंकि इस मात्रा का उच्चारण लगने वाले वर्ण के बाद किया जाता है और इसे लिखा पहले जाता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। यानी क में हम छोटी की मात्रा लगाते हैं तो मात्रा लगती पहले है, लेकिन उच्चारण में हम क को पहले बोलते हैं, मात्रा को बाद में बोलते हैं। इसमें र के विभिन्न 4 या 5 व्यवहारगत रूपों का प्रयोग होता है, जो प्रायोगिक रूप से सुस्पष्ट तो देखा जा सकता है, लेकिन सामान्य व्यवहारकर्ता के लिए यह प्रयोग असुविधाजनक है। तकनीकी रूप से र के विभिन्न 4 या 5 व्यवहारगत रूपों के टंकण में भी हमें कमोबेश समस्या होती है। चौथा बिंदु ओम, क्ष, त्र, ज्ञ, द, ध, द्व, द्म और इस तरह के संयुक्ताक्षर देवनागरी लिपि की यह विशेषता मानी जा सकती है कि जब हम 2 अक्षरों या वर्ण के साथ अक्षरों को मिलाते हैं तो उन्हें एक अलग से हम प्रतीक चिन्ह या संकेत चिन्ह प्रदान करते हैं। यह संकेत चिन्ह नए आगंतुक हिंदी सीखने वालों के लिए समस्याजनक हो सकती है। इन संयुक्ताक्षरों को जैसे अ, उ, म 3 को मिलाया तो ओम बना, क, श को मिलाया तो क्ष बना, त, र को मिलाया तो त्र बना, ज, य को मिलाया तो ज्ञ बना। इस तरह से जब हम इन्हें एक साथ 2 अक्षरों को मिला करके एक नए प्रतीक के माध्यम से उसे रखते हैं सामने, तो ऐसी स्थिति में संयुक्ताक्षरों का यह प्रयोग देवनागरी लिपि की विशेषता तो हो सकती है, लेकिन यह विशेषता के साथ साथ संरचना, प्रयोग और व्यवहार में लिखित रूप में एवं वाचिक रूप में उसका एक दोष भी माना जाता है, जिसको न आगंतुक सीखने वाले के लिए
प्रयोग में लाना कठिन होता है। पांचवा, वर्ण देवनागरी लिपि की सबसे छोटी से छोटी इकाई है। वर्ण देवनागरी लिपि की सबसे छोटी से छोटी इकाई है जो अविभाज्य है। वर्णों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाना कठिन है, कहीं कहीं असंभव है। ऐसे में व्यवहार में वर्णों को ले आ पाना एक चुनौती है जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, खास करके आज के वैज्ञानिक युग में टंकण और कंप्यूटर के क्षेत्र में। इसी प्रकार स श श का प्रयोग भी इसके उच्चारणगत स्थान और प्रक्रियागत व्यवहार पर निर्भर करता है। इसके लिए भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इनके प्रयोग में असावधानी से कभी कभी अर्थ बदल जाता है, जिससे हम कहना या लिखना कुछ चाहते हैं पर वह प्रतिध्वनित किसी और रूप में होता है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुस्वार के प्रयोग में पंचाक्षरों की भूमिका पर भी विचार करने की बहुत आवश्यकता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के पंचाक्षर क्रमशः ङ, ञ, अण, न और म के प्रयोग में सावधानी और विशेषकर टंकण जैसी व्यवस्था में इसके उचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने की अत्यंत आवश्यकता है। छठा बिंदु, अनुस्वार, अनुनासिक एवं शिरोरेखा के व्यवहार और प्रयोग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ अक्षरों के व्यावहारिक रूप में इनका ध्यान न देने से अर्थ का अनर्थ होने की संभावना बन जाती है। 9वां पॉइंट, ळ दो तरह से है, एक ळ है, एक ण है। इनके प्रयोग में भी कहीं कहीं एक रूपता पाया जाता है। एक में ड में नीचे बिंदी लगाकर और एक ट वर्ग का पंचाक्षर है। इनके प्रयोग में भी प्रयोगकर्ता विशेष रूप से नए हिंदी सीखने वाले लोगों के लिए कठिनाई उत्पन्न करते हैं, जिस पर भी ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। अगला बिंदु, वर्ण का मूल रूप से स्वतंत्र प्रयोग अथवा अर्थ अक्षर का प्रयोग किसी भी शब्द में किया जाना अथवा हलंत के द्वारा उसे व्यावहारिक रूप से स्पष्ट करना, इन दोनों स्थितियों को समझना, समझाना और मानकीकृत किया जाना बेहद जरूरी है। यदि उपर्युक्त कुछ समस्याओं का समुचित निवारण कर लिया जाए तो नागरी लिपि में संपूर्ण एकरूपता होगी और यह सर्वमान्य रूप से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लिपि है, पहले से ही है। अब यह हमारे कंप्यूटर और अत्याधुनिक टंकण केंद्रित व्यवस्था में उपकरणों के लिए भी सर्वग्राह्य हो जाएगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक लिपि है जो अपने गुणों और विशेषताओं के कारण बहुत ही समर्थ और सशक्त लिपि मानी जा सकती है। इस मंच पर देवनागरी लिपि के उद्भव, विकास, इसके स्वरूप, संरचना और ढांचागत, प्रक्रियागत, इसके आकार और इसके प्रतीक चिन्हों के साथ साथ इसकी सीमाओं पर मैंने अपना यह वक्तव्य प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से यह अनंतिम है, इसे अंतिम नहीं माना जा सकता, लेकिन अपनी भाषा, अपने भाव का बोध होने के साथ साथ उन पर गर्व करना तो ठीक है, लेकिन उनकी सीमाओं को भी ध्यान रखना होगा और उन सीमाओं से परे और पृथक ले जाकर मानकीकृत नवीन व्यवस्था करके हम अपनी भाषा को दीर्घ काल तक, अपनी लिपि को दीर्घ काल तक जीवित रख सकते हैं और सर्वग्राह्य, सर्वमान्य, सबके हेतु उसके प्रयोग को सुनिश्चित करके उसे आम जन की भाषा, विशिष्ट जन के साथ आम जन की भाषा बनाए रखने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। इस मंच पर मुझे अपने इस विषय की अभिव्यक्ति के लिए अवसर देने हेतु पांडिचेरी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर जयशंकर बाबूजी और समस्त विद्वज्जन के साथ साथ विभिन्न रूप से सक्रिय सहयोगी, इस आभासी पटल के साथ अन्य जगहों से जुड़े हुए लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि भाषा और लिपि को जीवित रखने के लिए निरंतर इसमें सुधार, संशोधन एवं प्रक्रियागत बदलावों को स्वीकार करते रहें, उन्हें लागू करते रहें, जिससे कि हमारी भाषा निरंतर अविरल प्रवाह को लेकर के
गंगा की तरह बहती रहे। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद, सादर प्रणाम। जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय। वास्तव में आज अपने ओजस्वी वक्तव्य द्वारा आज आपने जो देवनागरी लिपि है उसके सभी अवयवों को, जो उसके जितने पहलू हैं, आपने उस पर प्रकाश डाला। चाहे हम देवनागरी लिपि के नामकरण की बात करें, उस पर उसके उद्भव की बात करें, उसके विकास की बात करें, या देवनागरी लिपि में प्रयोग होने वाले जो संयुक्ताक्षर हैं, उसके उपयोग में जो जटिलताएं हैं, खासतौर पर जो नए भाषा सीखने के इच्छुक युवा वर्ग रहते हैं, उनको किन जटिलताओं की सामना करना पड़ता है, और विशेष रूप से देवनागरी लिपि के तकनीकी पहलू के अंतर्गत जो तकनीकी कठिनाइयां आती हैं, खासतौर पर टंकण में जब हम टाइपिंग करते हैं, चाहे वह इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड के माध्यम से करें, चाहे पहले हम रेमिंगटन का यूज करते थे, तो उसके तकनीकी पहलुओं पर भी आज आपने प्रकाश डाला। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं महोदय। अब समय हो चुका है कि जितने अध्येता, जितने विद्वान जुड़े हैं आज इस आभासी पटल के माध्यम से, अगर इस विषय से संबंधित उनके कुछ प्रश्न हैं, उनके कुछ शंकाएं हैं, तो आप एक एक करके संक्षेप में अपने प्रश्न को रखें। अतिथि वक्ता महोदय अभी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित हैं। आप लोगों को यथासंभव निराकरण मिलेगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग एक एक करके संक्षेप में रखें। जी उमेश जी, किसी भी तरह का कोई भी विचारगत, प्रक्रियागत, संरचनागत, व्यवस्थागत अगर प्रश्न है तो उसका हृदय से स्वागत है। आप अपने प्रश्न रखिए, मैं अपने क्षमतानुरूप उसका समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल महोदय। ये आलेख उमेश जी आपको भेज दिया है मैंने आपके व्हाट्सएप पर। आप चाहें तो समूह में शेयर कर सकते हैं, पढ़ने जी के लिए, जानने के लिए। और मैं एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि आपका कोई भी प्रश्न है तो वो स्वागत योग्य है, मैं उसके लिए प्रस्तुत हूं। मंच पर भी, मंच के अतिरिक्त भी प्रश्न आता है तो उमेश जी के माध्यम से, डॉक्टर बाबू सर के माध्यम से मैं आपको उनके उत्तर देने के लिए प्रयत्नशील बना रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा। जी बिल्कुल महोदय। एक बार पुनः मैं दोहराना चाहूंगा कि जो भी श्रोता जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग जरूर रखें, ताकि तभी जो वक्ता आज अपने वक्तव्य रखे हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि नहीं, अगर जो श्रोता जुड़े हैं तो वास्तव में उनसे आप लोगों ने कुछ ग्रहण किया। मैं डॉक्टर मोतीलाल राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश से बोल रहा हूं सर। जी सर, जी नमस्कार, स्वागत है सर। जी जी सर, नमस्ते सर। और मैं देवनागरी लिपि को लेकर के एक चिंता मन में हमेशा बनी रहती है, आशंका कि इसकी जो शुरुआत हुई वो किस शताब्दी में है। इसके जो पहले शिलालेख या अभिलेख जो भी मिलते हैं वो किस शताब्दी के में मिलते हैं और कहाँ से मिलते हैं। दूसरा, मेरे मन में आशंका इस बात की हमेशा संदेह रहती है कि जो हमारे तमाम संस्कृत के ग्रंथ हैं, क्या वो देवनागरी लिपि में हैं या किसी और लिपि में उनके अभिलेख मिलते हैं। बहुत ही स्वागत योग्य प्रश्न है आपका मोतीलाल जी। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने यहाँ पर अपने प्रश्न रखे। आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं। सबसे पहला पुरातत्वीय साक्ष्य आपने जानना चाहा है, तो वो गुजरात के देवनगर से 706 ईस्वी में पहला पुरातात्विक साक्ष्य मिला है जो देवनागरी लिपि में लिखा गया है।
ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। यह इस आलेख में भी मैंने वर्णित किया है। और आपके प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है, देवनागरी लिपि में आज की तिथि और आज के समय में लगभग 3000 भाषाओं को लिखा जाता है। ये हमें जानना होगा, समझना होगा। और कमोबेश कुछ परिवर्तन को ले, कुछ आधारभूत बदलावों को ले तो ये बढ़ सकती है संख्या। और आपको बता दूं कि संस्कृत को भी, जो संस्कृत की मूल लिपि है वो देवनागरी है। तो संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उन्हें अगर आप कालक्रमेण उनको एक क्रम देते हैं तो उनको आप यही मान के चलिए कि देवनागरी लिपि द्वारा लिखे वर्णित किए गए यह ग्रंथ अपने रचना क्रम से ही उस लिपि की अधिष्ठातिता को स्वीकार करते हैं। और आपने एक बात और कही, जो आपका कथन है कि देवनागरी लिपि के विकास और स्थापना और इसके निरंतर प्रवाह को लेकर चिंतित हैं। तो मित्र, ये हम सबकी समूहगत जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कि हम इसको निरंतर परिशोधित करते रहें और नए युग, नए कालखंड, नए उपकरणों के प्रयोग हेतु इसकी विशिष्टताओं को निरंतर संशोधित एवं विश्लेषित करके नया रूप देते रहें, जिससे कि यह निरंतर आगे बढ़ती रहे। जी बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद सर। जी जी सर, जितना महत्वपूर्ण प्रश्न था उतना ही महत्वपूर्ण आपने उत्तर भी दिया है। अब अगर किसी दूसरे श्रोता का अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग रखें। काफी विद्वान श्रोता मैं देख पा रहा हूं कि जुड़े हैं आज इस प्रबुद्ध मंच से। अगर आप लोग कुछ प्रश्न रखेंगे तो उस प्रश्नों के माध्यम से जो उत्तर आएगा महोदय की तरफ से, उससे काफी लोग लाभान्वित होंगे। तो आप लोगों के दिमाग में जो भी प्रश्न है आप लोग निसंकोच रख सकते हैं। प्रणाम सर, मैं डॉक्टर रोली द्विवेदी बोल रही हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि देवनागरी लिपि की वर्तमान समय में वैज्ञानिकता पर कुछ प्रकाश डालें। जी, प्रणाम रोली जी। जी, आपका प्रश्न सारगर्भित है। और जब हम वैज्ञानिकता की बात करते हैं तो वैज्ञानिकता का तात्पर्य होता है सुस्पष्ट, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध 3 विशिष्टताएं जिस किसी भी प्रकार्य में, प्रयोग में, संरचना में होती हैं, उन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं। क्रमबद्धता, सुसंगठन और सुव्यवस्थित। और इन तीनों मानकों पर देखें तो देवनागरी लिपि पूरी तरह से खरी उतरती है। जब हम क्रमबद्धता की बात करते हैं तो यहाँ पर एक एक वर्ण और अक्षर का जो क्रम है वो पूरी तरह से सुनियोजित है और मानकीकृत है। सुव्यवस्थित की बात करें तो यहाँ जो हमारे वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और एक बीच में च वर्ग आता है। ये सारे वर्ग किस जगह से, शरीर के किस जगह से उच्चारित होंगे और इसके उच्चारण में किस तरह के रहस्यात्मक तरंगों के माध्यम से शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों को देखा, समझा और मापा जाता है। आपको बता दूं कि हमारे इन स्वरों, अक्षरों, वर्णों के मेल से बने हुए जो हमारे मंत्र हैं उनमें विज्ञान छिपा हुआ है, जिनसे आज के समय में नासा जैसे वैज्ञानिक संगठन बहुत सारे तरह के प्रयोग कर रहे हैं और उनका परिवर्तन और उनका क्रियापरक रूप भी देख रहे हैं। तो वैज्ञानिकता के 2 पहलू हुए। और तीसरा पहलू इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि देवनागरी लिपि, मैंने पहले अपने आलेख में भी इस बात को कहा है कि आप मिट्टी से देवनागरी लिपि के प्रयुक्त अक्षर को आकार दीजिए और उसमें से हवा गुजारिए तो उनमें जो ध्वनि निकलेगी वो ध्वनि वही होगी
जो उस प्रतीक का ध्वनि हमें बताया गया है। तो ये इससे बड़ी वैज्ञानिकता नहीं हो सकती। अंग्रेजी में क के लिए सी भी है, के भी है, क्यू भी है, लेकिन हिंदी में केवल क है। इससे ज्यादा वैज्ञानिक और सुस्पष्ट भाषा को व्यक्त करने वाली लिपि संभवतः इस समय दूसरी देखने में नहीं आती। रोली जी, बहुत आभार आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके लिए धन्यवाद। मैंने अपने क्षमता अनुरूप उत्तर देने का प्रयत्न किया है। बिल्कुल सही बताया सर, मैं पूरी तरह से सहमत और संतुष्ट हूँ आपके जवाब से। आपका हृदय तल की अंतिम गहराइयों से बहुत बहुत आभार सर। बहुत धन्यवाद। जी सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आपने जो प्रथम हमारे जो श्रोता मोतीलाल सर ने प्रश्न किया था और आपने जब उत्तर दिया तो उसी उत्तर से एक प्रश्न आया है। वेंकटेश सोराब जी ने पूछा है जी, संस्कृत भाषा तो देवनागरी, आप जैसे बताया कि संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो जी, उनका प्रश्न है कि यह संभव कैसे है कि दोनों भाषाएं देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो इस पे थोड़ा सा जी। प्रकाश डालें। वेंकटेश जी, स्वागत है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, लिपि भाषा का रीढ़ है। एक लिपि से कई भाषाएं लिखी जाती हैं और कुछ भाषाओं की तो लिपि ही नहीं है अलग से। संस्कृत हिंदी की जननी है। हिंदी समेत बहुत सारे भारतीय भाषाओं की मातृभाषा, मातृ संस्था संस्कृत को आप मान सकते हैं। मूलतः संस्कृत जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। प्रकारांत से संस्कृत से उद्भूत अनेक भाषाओं ने अपने लिए जो लिपि का चयन किया वो देवनागरी लिपि का किया। यह पूरी तरह से सत्य है कि संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि है और हिंदी को भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। जी जी, उमेश जी, आभार महोदय। आपसे अनुरोध है, वेंकटेश जी का प्रश्न यथावत आप पढ़िए। फिर से जवाब के आग्रह करता हूं मैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। मैं एक बार प्रश्न को पढ़ देता हूं। चैट बॉक्स में प्रश्न लिखा गया है, सर हाँ। संस्कृत भाषा को भी देवनागरी लिपि कहते हैं, उसी तरह हिंदी को भी देवनागरी लिपि कहते हैं, यह जी कैसे हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, देखिए, संस्कृत और हिंदी ये दोनों भाषाएं हैं और भाषा को मौखिक और लिखित दो रूपों में अभिव्यक्त किया जाता है। जब हम भाषा को मौखिक रूप में अभिव्यक्त करते हैं तो वो वैखरी वाणी से सामने आती है, जो एक हमारे यहाँ वाचिक परंपरा रही है और वो वाचिक परंपरा हजारों सालों से गुरु के द्वारा अपने शिष्य को वह ज्ञान, वह सत्य दिया जाना और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाना। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि इन सबको संहिताबद्ध किया जाए, यानी इनका आलेखन किया जाए। और आलेखन करने के लिए उस समय हमें एक लिपि की जरूरत हुई। महोदय, आपके प्रश्न में सन्निहित जो विचार संबंधी एक जुगुप्सा है उसको लेकर मैं कहना चाहूंगा कि मैंने देवनागरी लिपि के अतीत को जब जोड़ा है तो वो मैं ले जाकर सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रचलित लिपि से जोड़ रहा हूं। और सिंधु घाटी की सभ्यता में 400 तरह के संकेताक्षर कह लीजिए, प्रतीक कह लीजिए, संकेत मिलते हैं, जिसमें 80% संकेत ऐसे हैं जिनको बार बार रिपीट किया गया है। और यह क्रम है, यह क्रम वहां से चलता है और उसके बाद ब्राह्मी लिपि आती है और ब्राह्मी लिपि के पैरेलल समानांतर बहुत सारी उस कालखंड में प्रचलित लिपियां हैं और प्रकारांत से बदलते हुए मूलतः संस्कृत की लिपि ही देवनागरी लिपि है, अगर हम ये कहें, क्योंकि जो पहले शुरुआत हुई वो संस्कृत आलेखन का हुआ और उसी देवनागरी लिपि से जिससे संस्कृत लिखा गया, संस्कृत की पुत्र या पुत्री के रूप में हिंदी को माना जाता है। हिंदी की मातृ संस्था या मातृभाषा संस्कृत है और तमाम भारतीय भाषाओं की मातृभाषा संस्कृत है। तो इस तरह से आपको आपके प्रश्न के उत्तर के क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि संस्कृत की लिपि
देवनागरी लिपि है और उसी देवनागरी लिपि से संस्कृत से निकलने वाली भाषा ने अपने लिए लिखित अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया। जी जी, धन्यवाद महोदय। मुझे लग रहा है कि आपके उत्तर से श्री वेंकटेश जी संतुष्ट होंगे। किसी अन्य श्रोता का अगर कोई प्रश्न है तो आप, चूंकि समय अपनी तीव्र गति से बढ़ रहा है। जी, वेंकटेश सर ने धन्यवाद कहा है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से उनके प्रश्न का स्पष्टीकरण किया, उस पर मार्गदर्शन किया। ये मेरा पारितोषिक है उमेश जी। मैं किसी भी व्यक्ति के मन में उत्पन्न प्रश्न को अगर समाधान तक ले जा सकूं तो ये संभवतः एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी तोष, सबसे बड़ी पुरस्कार माना जाता है। जी जी जी, बिल्कुल सर। कोई अन्य श्रोता अगर आप अपना प्रश्न रखना चाहते हैं तो आप कृपया अपने प्रश्न को रखें। आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से भी रख सकते हैं, अन्यथा आप सीधे तौर पर प्रश्न पूछ भी सकते हैं। जो आपको आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। सर नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते। हाँ, मैं शालिनी यार छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ सर। जी सर, जी, नमस्ते शालिनी जी। हेलो। जी, बोलिए मैम। जी जी सर, कंप्यूटर में जो यूनिकोड है और उसका देवनागरी लिपि से थोड़ा संबंध के बारे में प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा जी, सर। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, तकनीकी रूप से जब भाषा के लेखन को हम कलम से उठाकर कीबोर्ड तक ले आए ना, तो उसके साथ बहुत सारे परिवर्तन या बहुत सारे उसके स्वरूप में आमूल चूल एक बदलाव को हमें साथ लाना पड़ा या लाना चाहिए। यूनिकोड को जब हम देखते हैं तो यूनिकोड का एक सामान्य सा तात्पर्य है कि हम उसके अंदर, जैसे मंगल हुआ या जो इसके फॉन्ट नेम है, ये बड़े सहजता से हम बोलकर टाइप कर रहे हैं, लिखकर टाइप कर रहे हैं, इंडिक से टाइप कर रहे हैं कि हमारा कीबोर्ड जिस तरह का है। तो जब हम इसको टाइप करते हैं, टाइप करने में हमारे सामने तो वो मैटर हमारे द्वारा लिखा गया, बोला गया उसी रूप में होता है। समस्या कब आती है शालिनी जी? जब वही मैटर किसी अन्य सिस्टम में जाता है, तब हम ये कहते हैं कि इसको ये सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट करने का अभिप्राय यही होता है कि उसमें वो फॉन्ट है कि नहीं। हिंदी में अगर देखा जाए तो देवनागरी लिपि को लिखने के लिए हमने सैकड़ों फॉन्ट बना लिए हैं। वो चाणक्य है या कृतिदेव है या शिवा है, और इनमें भी इनके अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग इनके उप विभाग। पता चला चाणक्य में ही कई हो गए, या शिवा में मीडियम हो गया, या और हो गए, या इस तरह से। तो अब उसको एक सामान्य रूप ये लिया गया कि हम जहां सिस्टम सपोर्ट की बात है उस चीज से बाहर निकलें, और आप जो लिखकर मुझे भेज रहे हो, आप जो भेज रहे हो, हम उसको उसी रूप में पढ़ सकें। क्योंकि जब कभी किसी सिस्टम से कोई मैटर हमारे पास आता है तो हमें ब्लॉक ब्लॉक बने हुए दिखते हैं। इसका केवल इतना अभिप्राय है कि हमारी जो इस उपकरणगत सीमाएं हैं, उन सीमाओं के आधार पर हम उस लिखे हुए चीज को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो यूनिकोड ये है कि जिसमें कही गई बात जहां से उठ रही है और जहां तक जा रही है उसी एक रूप में ही जाती रहे। और जब कभी हम इसे सिस्टम में जाकर के अन्य किसी फॉन्ट में लेकर आते हैं तो वो सीमित जगह तक अर्थ देने वाली होती है। ये दोनों का अंतर है मैडम। जी, मैं समझता हूं मेरी बात आप तक पहुंची, और आपने मतलब, और इसका कोई पूरक प्रश्न है तो स्वागत है मैम। तो वो कहा जा सकता है कि यूनिकोड से मतलब अन्य अलग अलग प्रकार के फॉन्ट से मुक्ति मिल गया, इस प्रकार भी कहा जा हाँ, सकता है। बस बस ये जनरलाइजेशन आपने, जो मैं नहीं करना चाहता था। जी जी जी, हाँ, तो थैंक यू बहुत ये, सर। हाँ आपने किया है। सर्वमान्य एक ऐसा मंच, एक ऐसा उपकरण हमें मिला है जिससे कि हम हर जगह बिना किसी जद्दोजहद के अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उनकी बात समझ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
ठीक है सर। बहुत बहुत आभार। स्वागत है, प्रश्नों का स्वागत है, बहुत अच्छा लगता है। उमेश सर, जितने भी प्रश्न आए, स्वागत है उनका। जी, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जितने भी श्रोता जुड़े हैं अपने प्रश्न को यहाँ पर रखें, ताकि एक अच्छा कार्यशाला, लाभप्रद कार्यशाला हम सभी के लिए हो सके। श्री AK ओझा सर ने अपना हाथ खड़ा किया है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो जी स्वागत है सर। स्वागत है ओझा जी। नहीं सर, गलती से हो गया है। कोई प्रश्न नहीं है मेरा। अरे जी, कोई प्रश्न, चलिए कोई बात नहीं। अन्य श्रोता अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग रखें। उमेश जी, जी एक आग्रह है आपसे कि मेरा आलेख आपके व्हाट्सएप पर है, आप इसे समूह में रख दीजिए, और इसके बाद भी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं किसी भी खुले सत्र में प्रश्नों के स्वागत के लिए तैयार हूं, जैसे भी आप जिसको चाहेंगे। अभी जी देखिए एक बिल्कुल प्रश्न आया है। जी, एक प्रश्न आया है, पुष्पा जी देवी ने पूछा है, हिंदी के जी लिए सबसे उपयुक्त और त्रुटि रहित फास्ट कौन सा रहेगा जिसे आधिकारिक सिस्टम सपोर्ट करते हो। जी, फास्ट यूनिकोड। नहीं, हाँ फॉन्ट रहना चाहिए। हिंदी के लिए सबसे यूनिकोड। उपयुक्त और त्रुटि रहित फॉन्ट कौन सा रहेगा जी, जिससे आधिकारिक रूप से पूरे सिस्टम, उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहे, वो सपोर्ट करे। यूनिकोड है उमेश जी। यूनिकोड एक ऐसा यूनिक संरचनागत, एक प्रक्रियागत, एक बनाया गया फॉन्ट है ना सर, कि जितने भी मोबाइल हैं, इवन एप्पल तक आप चले जाइए, और इनसे आगे जब आप सिस्टम में जाते हैं तो यूनिकोड के डिकोडेशन के लिए, क्योंकि जब भी कभी आप कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हैं, सिस्टम पर कोई भी काम करते हैं, वहां पर कोडिंग और डिकोडिंग की व्यवस्था होती है सर। तो उन आकार को पहचानने के लिए उसको एक अंतर्दृष्टि दी जाती है। उस अंतर्दृष्टि का अभिप्राय इस तरह से समझ लीजिए कि उसमें वो चीजें इनबिल्ट, इनेबल्ड डाली जाती हैं, जिससे कि वो अपनी बातें दूसरों तक भेज सके और दूसरों की बातें उसी रूप में ले सके। तो यहां मैं कहना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयुक्त है यूनिकोड। उसमें आप अगर भेजते हैं या ग्रहण करते हैं, सरलता से वो बदला जा सकता है, सरलता से पढ़ा जा सकता है, सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। तो मैं सबका आह्वान भी करता हूं कि अनेकानेक फांटों के कुचक्र से, उनके दुष्चक्र से, उनकी चक्रव्यूह से बाहर निकलिए और एकरूपता लाते हुए यूनिकोड का प्रयोग करिए। जी जी बिल्कुल सर। जहां तक मुझे पता है कि यूनिकोड की खोज भी इसीलिए की गई थी कि जी जितने विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं उसमें एक रूपता स्थापित की जा सके। बिल्कुल। और जो हम भारत में अगर कहें तो जो हम सिस्टम यूज करते हैं उसमें, जैसा आपने इसके पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए जिक्र किया था कि हम कभी किसी दूसरे फॉन्ट में लिख देते हैं और दूसरे सिस्टम में जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां पे बॉक्स बॉक्स करके आ जाता है। यह बहुत सारी परेशानियां होती थी। जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जैसा कि पुष्पा मैम ने पूछा है कि कौन सा जो फॉन्ट है सबसे अच्छा है, तो मेरे समझ से मंगल फॉन्ट, निर्मला में आप काम करें, और विशेषकर विंडोज 10 और एबव के जो भी वर्जन आ रहे हैं आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे बोल के लिखें चाहे टंकड़ करके लिखें, सबसे अच्छा फॉन्ट आपको मंगल और निर्मला में काम करने में हर जगह सपोर्ट करेगा। जी एक प्रश्न और आया है सर, मैं लेना सर, चाहूंगा, रतिराम जरूर जरूर सर का है। क्या जरूर। देवनागरी टाइपिंग के लिए हिंदी कीबोर्ड बाजार में मिलता है? जी, बाजार में भी मिलता है और आप उसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और सुविधाजनक रूप से उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये उपलब्ध है। जी जी सर, बिल्कुल उपलब्ध है मार्केट में। आप हिंदी कीबोर्ड का बिक रहा है, आप ले सकते हैं। अन्य किसी श्रोता का अगर प्रश्न है तो आप लोग रखें, अन्यथा हम लोग इस कार्यशाला के समापन की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग सुनना चाहेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर को।
जिन्होंने इस विषय पर एक लंबा जिनका अनुभव रहा है, जिन्होंने बहुत काम किया है, वास्तव में उनका भी वक्तव्य हम लोगों के लिए हमेशा की तरह लाभप्रद ही रहेगा। एक और प्रश्न आया है सर, ए के जी। ओझा सर ने लिख के पूछा है अभी। देवनागरी यूनिकोड सिस्टम इन्वेस्ट है, निशुल्क है, सिस्टम में जाकर एक्टिव करना होता है। अच्छा, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है यूनिकोड के बारे में। जी 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 जी, ये इनकी प्रतिक्रिया लगता है, प्रश्न नहीं है। जी सर, जहां तक मेरी जानकारी है कि यूनिकोड आजकल हर सिस्टम में, जितने भी नए सिस्टम आप क्रय करने के लिए जा रहे हैं, सब में यूनिकोड है। आपको एक्टिव करना नहीं रहता है, एक्टिव अपने केवल आप है। लैंग्वेज को हाँ करना रहता है। जी, जी बिल्कुल। यूनिकोड हर सिस्टम में हाँ सपोर्टेड रहते हैं। केवल आपको जो भी लैंग्वेज में लिखना है, टाइप करना है, उसको आपको केवल एक्टिवेट करना रहता है, और एक्टिवेट करते समय आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। जी 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 उमेश जी, और इसको इस किसी तरह से अगर भी श्रोता, जी जी इसको बताएं। इस तरह से भी समझ सकते हैं उमेश जी, कि जब कभी हम सिस्टम में लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, हमें फॉन्ट या कोड नहीं सेलेक्ट करना होता, हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। तो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते ही जो हमें इनबिल्ट या इनेबल्ड मिलता है, वो यूनिकोड ही मिलता है। आपने बताया मंगल और निर्मला ये यूनिकोड के ही हिस्से हैं। जी जी जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने कहा। अगर किसी अन्य श्रोता के प्रश्न हैं तो हम लेना चाहेंगे, अन्यथा समय हो रहा है, हम लोग अध्यक्ष महोदय को सुनना पसंद करेंगे। जी, मुझे लग रहा है कि किसी का प्रश्न नहीं है। अब हम बहुत ही विनम्रता के साथ आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और भाषा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल द्वारा ऑनलाइन माध्यम से चलाया जा रहा है, उस पाठ्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय सर, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, और लगातार उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के अथक प्रयासों से हम इस तरह के कार्यशालाओं का और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का और तरह तरह के जो विविध आयोजन है इस पाठ्यक्रम से संबंधित हम कर पा रहे हैं। सर को बहुत ही विनम्रता के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यशाला के अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, और डॉक्टर जयशंकर शुक्ल जी का हार्दिक अभिनंदन। उन्होंने आज हमारी जो विनम्र जो अनुरोध को स्वीकार कर उन्होंने आज यहाँ उपस्थित होकर अपना वक्तव्य दिया। तो वैसे मैं आपका ज्यादा समय लेना चाहता, कारण मेरा गला बैठा हुआ है और गले में पिछले 4-5 दिन से बुखार था मुझे, तो इस वजह से अभी बोलूंगा तो भी आपको स्पष्टता सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अंतिम वक्ता से ही बात शुरू करता हूं। जैसे हमारे ए के ओझा जी ने कहा था रतिराम जी के सवाल पर, वो सही है। हाँ, कहीं आपको जाकर खरीदना नहीं पड़ेगा। हाँ, जैसे रतिराम जी ने पूछा कि कीबोर्ड खरीदना पड़ेगा। वो जमाना बहुत पुराना था जब लोग सोचते थे कि कीबोर्ड खरीदना है। अब कीबोर्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, मार्केट में है, मार्केट में सारी चीजें मिल जाती है, बेकार चीजें भी मिल जाती है, खरीदना बेकार है। कारण मैं सीधा कहना चाहता हूं, आज जैसे हम लोग टंकन जो है केवल मतलब उंगलियों का प्रयोग करके ही नहीं करते हैं, बोलकर भी करते हैं, ठीक है, और कई ढंग से करते हैं। और कारण ये है कि आज हम लोग कहते हैं कि हमारे हाव भाव से भी कंप्यूटिंग हो जाता है, जिसको जेस्चर कंप्यूटिंग कहते हैं। तो इसलिए जैसे ओझा जी ने बताया वो सही है कि बस कुछ भी आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं, कहीं जाकर कुछ किसी एक्सपर्ट को पूछने की जरूरत नहीं। 2000 के बाद जो भी कंप्यूटर आपने खरीदा वहां तक तो सही है, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यदि मान लीजिए पुराना डाल के रखा तो निश्चित रूप से फिर से आपको कुछ करना पड़ेगा ही। और दूसरी बात, जैसे उमेश जी ने कहा, उनको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। उमेश जी ने कहा कि एक्टिवेट उस भाषा को करना है, ऑनलाइन रहना है, ऑनलाइन की जरूरत नहीं, बस ऑफलाइन। ये थोड़ा सा करेक्शन मुझे करना था। और बाकी हाँ,
तो शालिनी जी का जो सवाल था यूनिकोड और तमाम समस्याओं से मुक्ति का समाधान जो जयशंकर शुक्ल जी ने दिया, तो उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बोलना चाहता हूं मैं। कारण क्या है, शालिनी जी ने जो सवाल किया है कि यूनिकोड को लेकर और फिर अलग से ही हम एक कार्यशाला करें तो सही होगा, क्योंकि ये तो देवनागरी को लेकर कार्यशाला थी। इसमें यूनिकोड के साथ ज्यादा न्याय नहीं हुआ, बहुत बड़ा अन्याय भी हुआ है। हाँ, मतलब न्याय होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूनिकोड बहुत बड़ी डिस्कवरी है और यूनिकोड से तमाम समस्याओं की मुक्ति मिली जो कही जाती है बात, वो और गलत भी है। तो कई सारी समस्याएं रह गई है, बड़ी अराजकता है। बड़ी अराजकता इसलिए है कि हम तो हर ढंग के जो भी आ जाते हैं तो मतलब मानकता को हमने तिलांजलि दे दी है। आपको पता है जिस विभाग को मानकता से संबंधित जो नीतियों का पालन करना पड़ता है, शायद वहां के कई सारे अधिकारियों को ये संज्ञान तक नहीं है कि ये उनका कार्य है। ये अनुभव उस समय हुआ, मुझे उस संस्था के दूसरे बड़े पदाधिकारी के समक्ष अपना वक्तव्य देने का मौका मिला था। उन्होंने उस दिन बहुत ईमानदारी से स्पष्ट कर दिया कि ये मानक भी और इस मानक से संबंधित काम भी हमारे पास है, ये संज्ञान मुझे नहीं था। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ईमानदारी से उन्होंने कह दिया था। तो ये इसलिए कह रहा हूं, अब देखिए जैसे यूनिकोड क्या है, तो यूनिकोड की बात कहने से पहले हम कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में ही यूनिकोड की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं जरूर इस बात पर अपने प्रमुख वक्ता जो आज के डॉक्टर जयशंकर शुक्ल जी है उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि वांग्मय परंपरा हमारे यहाँ चलती रही और फिर जाकर उसको संहिताबद्ध करने के क्रम में लिपि का हम लोग प्रयोग करने लगे। तो उस क्रम में ही तो लिपि की बातें हुई है। हाँ, हमें जरूर कंप्यूटर पर जाएं। कंप्यूटर, जहां कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई, मतलब कंप्यूटर की खोज या उसका निर्माण जहां भी हुआ, तो उस देश की भाषा भी कंप्यूटर नहीं जानती थी। तो मतलब कंप्यूटर का ज्ञान केवल लाइट ऑन लाइट ऑफ जैसा, ऑन ऑफ, शून्य एक, आपको पता है जिसको हम बाइनरी कहते हैं, तो वही जो है कंप्यूटर की भाषा थी, है हमेशा। तो मतलब कंप्यूटर को हम कुछ भी कह रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड, मतलब चूंकि हम कंप्यूटर जितना ज्ञानी नहीं है। कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर के लिप चिन्ह, तो अब सवाल हम करें हिंदी में कितने लिप चिन्ह हैं, मतलब हिंदी में कितने हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर है, किसी से सवाल करें, बड़ी कंजूसी से जवाब दे देते हैं कि 40 50 कुछ नंबर बता देते। तमिल वालों से पूछते जो 247 कहते हैं। चलिए, और जैसे उमेश जी ने शुरुआत में बात कही, जैसे मैंडरिन या और जापानी और जगह जाएं, या जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चिन्हों के बारे में भी 400 से ज्यादा, जैसे जयशंकर शुक्ल जी ने कहा। तो जैसे हम मैंडरिन में हो या जापानी में हो, उसमें हजारों में, मतलब 2000 5000 तक के, मतलब चूंकि चित्रलिपि में वो लोग लेखन करते हैं, तो इसलिए उसमें वो है कि इतनी बड़ी संख्या में है। लेकिन ये कंप्यूटर केवल दो लिपि चिन्हों का, मतलब दो चिन्हों का प्रयोग करके अपनी भाषा को चला रहा है, वो शून्य और एक की भाषा। और शून्य और एक की भाषा हम भी जानते हैं, क्योंकि उस भाषा को हम दशमलव प्रणाली में बदलकर समझ लेते हैं। और फिर वैसे हम उसमें भी इतने निष्णात नहीं है कि, क्योंकि हम आदतन अंकों का प्रयोग एक दृष्टि से करते हैं और अक्षरों का प्रयोग एक और दृष्टि से करते हैं। सो जैसे गणितीय ज्ञान के लिए, गणितीय विचारों के लिए हम अंकों का प्रयोग करते हैं, और जो भी हमारे विचारों की अभिव्यक्ति हम करते हैं उसके लिए हम लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ यूनिकोड को लेकर उसकी तारीफ करना, उसकी कमियों की मतलब जिक्र करना भी मेरा आशय नहीं है। यस, यूनिकोड की कई सारी कमियां रह गई है,
हाँ जरूर, यूनिकोड को इंडस्ट्री ने अपना लिया है। लगभग मान के चलेंगे हम एक 2.5 दशकों से इंडस्ट्री का उस स्टैंडर्ड बना हुआ है। लेकिन आज भी आप जाइए किसी मुद्रक के पास, जहां कहीं कोई प्रिंटिंग करवाना है आपको, ले जाइए अपने पास जो भी यूनिकोड है कंटेंट, ठीक है, पेन ड्राइव में या किसी में भी ले जाइए। यूनिकोड फॉन्ट ले जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर सिस्टम में फॉन्ट होता है। वो जिस प्रकार के डेस्कटॉप जो डीटीपी कहते हैं, पब्लिशर्स को वो प्रयोग करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं, जैसे कोरल ड्रा या पेज मेकर, ऐसे किसी टाइप के कई है इसी टाइप के डीटीपी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स में ये यूनिकोड का विकास, मतलब यूनिकोड का इनेबलमेंट नहीं किए जाने की वजह से उसमें निश्चित रूप से समस्या है। तो आपको फिर से उनके लिए अनुकूल फॉन्ट में बना के देना पड़ेगा। तो यहाँ फॉन्टों की कोई समस्या है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट के लिए फिर से वापस जाता हूँ रतिराम जी के सवाल के पास। तो रतिराम जी ने जो सवाल पूछा कि हमें कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड कहीं से खरीदना है। आपको पता है रतिराम जी कि इतने सारे कीबोर्ड्स की अराजकता फैली रही, अभी भी फैलती ही रही है, कि इसमें हम जिसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं उसमें, और इसमें एक एक ब्रांड वाला एक एक स्टैंडर्ड लगा के अपना कीबोर्ड चला रहा है, और उसमें एक आध विकल्प एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि जैसे आपको पता है अंग्रेजी के लिए पूरी दुनिया में क्वार्टी चला रहे हैं, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड, मानक, मतलब कहीं भी जाए वही है। तो वो समझे नहीं, हम लोग समझे नहीं, मतलब अब उस मानक से फिर वापस यहाँ पे आ जाता यूनिकोड के पास, क्योंकि पुष्पा देवी जी के सवाल को लेकर थोड़ा लंबा ही मैं बोलने लगा और मैं भूल रहा हूं अपने को, कारण मेरा गला सहयोग नहीं दे रहा। इसके बावजूद मैं बोलना चाह रहा था, क्योंकि अलग से कार्यशाला होनी ही चाहिए इस पर। तो पुष्पा जी, आप यदि हैं तो कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम लोग कार्यशाला इस ढंग से करते हैं कि आधे लोग निकलने के बाद मेरा वक्तव्य शुरू कर देता हूं, तब तक असली बातें सुने बिना ही कई लोग निकल जाते हैं। असली बात यह है कि जैसे मैंने कहा था अभी अभी कि 0 और 1 वाली भाषा ही कंप्यूटर की भाषा है, और उसको हम रोमन सिखाने के लिए, रोमन किस लिए सिखाना पड़ा, मतलब रोमन प्रयोग होने वाले प्रदेश में ही उसकी उत्पत्ति हुई थी कंप्यूटर की। तो इसलिए तो उसके प्रयोग के लिए तो जो भी मानक निर्धारित किया गया, मानक का मतलब वहां मानक नहीं कहना चाहिए, जो भी कोडिंग व्यवस्था की गई थी, वो कोडिंग व्यवस्था को एनकोडिंग कहते हैं। तो एनकोडिंग व्यवस्था उसको अमेरिका में किया गया था, इसलिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहा गया, एस्की कहा गया उसको। तो एस्की कोड कहते रहते हैं, आपने कहीं पढ़ा भी होगा एस्की कोड। ये तो 1950 के दशक में, मतलब आजकल हम लोग अमृत काल कहते हैं ना, मान लीजिए अभी ये अमृत काल है उसके लिए। तो हाँ, एस्की अमृत उस समय भी था, इस समय भी है, मृत नहीं है वो, ठीक है। तो देखिए आप किसी भी समय किसी ने भी अंग्रेजी के डॉक्यूमेंट को लेकर या अंग्रेजी के फॉन्ट को लेकर कभी कोई समस्या नहीं बताई है, जबकि हिंदी को लेकर तो 1990 के दशक में जो समस्याएं बताई जा रही थी वो आज भी बताई जाती हैं। तो जो ज्यादा काम करते हैं उनके सामने समस्या आती ही रहती है। तो लोग क्या है, अपने को बड़े विद्वान मान लेते हैं इस मामले में, क्योंकि ना थोड़ा सा अपने हाथ में ज्यादा समय वो हाथ में रख लेते हैं मोबाइल या कंप्यूटर, अपने को बड़ा विद्वान मान लेते हैं। उनको सबसे पहले करना ये चाहिए कि विविधता में जाके, मतलब एक नदी में नहीं तैरना है उनको, 50 नदियों में तैरना है और 50 ढंग के काम करना है, तब पता चलेगा कि इसकी क्या समस्या है। तो स्पष्ट यही करना चाहता हूं कि जैसे हम लोग एक ही परिवेश में रह के काम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता। थोड़ा सा यहाँ फिर अपने मतलब क्रम से हटकर थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं, कारण यहाँ पे मुझे जयशंकर शुक्ल जी ने जो वक्तव्य दिया उसको भी साथ लेकर ही चलना है, क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट थे, सवाल के जवाब भी इंपॉर्टेंट थे। जैसे वहां पे जयशंकर शुक्ल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया था
तो उनके तमाम पॉइंट्स पे तो मुझे बोलना है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि समय की भी सीमा है और दूसरा 2-3 और कारण भी है। हाँ जरूर, वहां पे मतलब जयशंकर शुक्ल जी ने कहा कि विराम चिन्हों की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, देवनागरी लिपि में विराम चिन्ह। अब आपको जिस कुंजी पटल की बात की जा रही है, मतलब ये यूनिकोड के लिए कुंजी पटल की जो बात होती है, तो वो कुंजी पटल 70 के दशक में ही मानकीकृत है, 1970 के दशक में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि टंकन यंत्र जो भी था, तो उसके लिए जिस रूप में मतलब कुंजियों का वो कुंजी पटल की रूपरेखा बनाई गई थी, उससे भिन्न हम लोग आज जिसको प्रयोग कर रहे हैं उसको कह रहे हैं हम लोग इनस्क्रिप्ट या फोनेटिक कीबोर्ड, या कोई और भी नाम देते हैं, कहीं कहीं उसको ट्रेडिशनल भी दिया है। तो यहां नाम ना जानने की वजह से भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको भारतीय परंपरा में सहस्र नामों की अर्चना करने की परंपरा भी है, देवी देवताओं की। तो आपके सामने कुंजी पटल एक देवी देवता जैसी है, तो मान के चलिए उसके जितने भी नाम है उसमें एक आध नाम आपको जानना ही चाहिए। क्योंकि परसों मैं एक संगोष्ठी में था, उस संगोष्ठी में एक विद्वान ने तो बहुत उत्साहवर्धन किया सारे वक्ताओं का, और अंत में हाँ मैंने मंच पे भी उनको नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, मेरे पास आने के बाद जस्ट कहा आपने जो सबको जवाब दिया था, तो वो जवाब ये था कि पंक्चुएशन संबंधी यूनिकोड में समस्या है, सो एंड सो कुंजी मतलब कीबोर्ड में। तो मैंने कहा अब उस समस्या का समाधान है। नो 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 नहीं चलता, कहा ये नो नो नहीं चलता जो है वो जो है क्या कहते हैं उसको, बीच में मैं सीधा कह दूं कि इसको हम कहेंगे कि जो नहीं होता कहना गलत है, राइट। कारण यह है कि इसमें नकारात्मक जवाब है, हम लोग सकारात्मक दृष्टि वाले हैं, सकारात्मकता की दृष्टि से निश्चित रूप से होता है, बस ये कहना चाहिए। कारण है कि बनाया गया, ये देखिए अब सबसे पहले जैसे मैंने कहा जो टाइपराइटर के बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जब आया उसमें सुविधा यह थी कि एक टाइपराइटर में 2 भाषाओं का प्रयोग कर सके, मतलब 2 लिपियों का प्रयोग कर सके। यहां भाषा अलग है, लिपि अलग है, थोड़ी देर के लिए बात अलग रख दे थोड़ी देर। कारण देखिए, आप रोमन कह रहे हैं, रोमन कितनी यूरोपियन भाषाओं के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियन, कितनी सारी दुनिया भर की कई सारी भाषाओं के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जा रहा है। यहां तक कि मैंडरिन का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर में वो भी बस उसी का आश्रय लेकर पिनियन जो कुंजी पटल है उसका प्रयोग कर रहे हैं। मतलब अब आप देखिए, हम हमारे पास कुंजी पटल जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा 107 की या कुछ ज्यादा कम कीज होते हैं। अब एक की में 2 या 4 अक्षर उसमें समाहित करें, कितने को आप उससे टंकित कर सकते हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसलिए तो हजारों, जो जैसे हमने कहा कि जापानी और मैंडरिन में हजारों की संख्या में जो अक्षर रूप है, उन सबको टंकित करने की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कीबोर्ड में उन सबको सेट नहीं कर पाते। तो इसलिए फिर से उसका आश्रय ले लिया गया। तो उन तमाम लिपियों के लिए फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी का जो क्वार्टी कुंजी पटल है उसी का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। धन्य भारतवासी कि भारत में बड़ी अराजकता के साथ ज्ञान प्रदान किया जा रहा है कि आजकल भारतवासी भी जैसे चीनी लोग जैसे ही क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी में टंकित कर रहे हैं। मतलब क्या करते हैं, अंग्रेजी का विरोध दिन दुगुनी रात चौगुनी नहीं, दिन 10 गुनी रात 100 गुनी करते दिखते हैं। लेकिन क्या करते हैं, फिर टाइप वही करते हैं, क्या टाइप करना है कि वही ये टाइप करते हैं, जरूरत ही नहीं है। तो आपको जब इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड की बात आई तो उसका मानकीकरण आज से लगभग 4 दशक पहले, 4.5 दशक पहले ही किया गया है। तो 4.5 भी नहीं, 5.5 दशक पहले ही किया गया है। तो हमें उसका फायदा उठाना है, क्योंकि हमें फिर से अंग्रेजी में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जाना पड़ रहा था
यूनिकोड के विकास के बाद भी जाना पड़ रहा था। कारण क्या था? तो कारण ये था कि वो उसका मानक रूप कब बना था? मानक रूप तब बना था जब अभी टाइपराइटर और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के बीच के दिनों में बना था। तब बिल्कुल कंप्यूटर की परिकल्पना तक नहीं थी जब बनाया गया। ठीक है। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। कौन सा? जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। उसके बाद, उसके 2 दशक बाद या 2.5 दशक बाद जो है, और फिर आपके सामने कंप्यूटर आता है। और जो उस समय 1970 के दशक में तमाम पंडितों की स्वीकृति से जिस इंस्क्रिप्ट के मानक को बनाया गया था, उस मानक को बनाते समय तो एक सबसे बड़ी कमी ये है कि भारत में जितनी सारी भाषाएं हैं, सभी के सभी भाषाएं संस्कृत को मतलब स्वीकृत करते हैं। मतलब संस्कृत निष्ठ भाषाएं हैं, सारी की सारी भाषाएं। मैं अ, एक बार पुष्टि करें। उमेश जी क्या कह रहे, पता नहीं। उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, आपके लिए नहीं, मैंने पूछा है जितने श्रोता जुड़े हुए हैं उसमें से हम्म। कितने लोग वर्तमान पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं जानना चाह रहा था कितने अच्छा अध्येता। अच्छा अच्छा। जी जी। ठीक है ठीक है। कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी? जो जुड़े थे शुरू में, उसके अनुसार मैं थोड़ा कम ही करूं। मैं सोच रहा था गला बैठा हुआ, फिर भी बोल रहा हूं लंबा, क्योंकि जरूरत है। अच्छा ठीक है, 21 लोग, मतलब लगभग कई लोग निकल चुके हैं। शायद प्रश्न पूछने वाले नहीं है तो जवाब इतना लंबा देना भी श्रेष्ठकर नहीं है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समेट देता हूं मैं। तो अब सवाल स्पष्ट है कि जैसे पुष्पा देवी जी ने पूछा, यूनिकोड से सब कुछ मतलब सभी समस्याओं की मुक्ति वो नहीं है, नहीं भी कह सकते हम लोग। हाँ, ये मानक लगभग 100 साल चलेगा। जैसे मैंने एक भारतीय मानक के रूप में, मानक कुंजी पटल के रूप में 1970 के दशक में जो इंस्क्रिप्ट को मानक बनाया गया था, उस समय देवनागरी लिपि को ध्यान में रखते हुए, उसके आदर्श को ध्यान में रखते हुए, उसमें जरूर विद्वानों ने कहा होगा कि देवनागरी लिपि में कोई विराम चिन्हों की जरूरत नहीं है। जैसे अभी जयशंकर शुक्ल जी ने अपने वक्तव्य में कुछ बिंदुओं को बताया, कारण बताते हुए स्पष्ट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। और उस दृष्टि से ही वहां पे पंक्चुएशन नहीं रहा। तो ये पंक्चुएशन की समस्या उस दिन से आज तक झेल रहे हैं। उसके लिए कोई जाते हैं आपके मंच पर, आप इस नंबर का प्रयोग कीजिए, उस नंबर का प्रयोग कीजिए, आप इस शॉर्टकट की का प्रयोग कीजिए, ये सब अराजकता है। कल परसों तक मैं मतलब कल परसों मतलब कुछ सालों तक अंग्रेजी के ही जो चिन्हों को अंग्रेजी में जाकर करना पड़ता था। मतलब अब ये समस्याओं की मुक्ति आज उस समय तक रहेगी जब तक हम लोग जो गतिशील चिंतन को नहीं अपनाते और कुशलताओं को नहीं अपनाते। अब ऐसे गतिशील चिंतन के लिए डिजिटल परिवेश में भारतीय व दुनिया की भाषाओं और लिपियों के विकास की दृष्टि हम में रहे, और उस दृष्टि के अनुसार अपने को हम लोग बदल लें। तो बस उसी चेतना को जगाने के लिए पाठ्यक्रम बनाया गया था। तो ये पाठ्यक्रम, बस इसको मैं कहूंगा कि ये प्री केजी पाठ्यक्रम है। ठीक है, इसको मैं नहीं कहूंगा कि यूजी पाठ्यक्रम, पीजी पाठ्यक्रम। और इसमें जो बड़े विद्वान जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर जुड़ रहे हैं, वो कभी कभी सवाल करते हैं, उनको अच्छा लग रहा है, जुड़े हुए हैं। और कभी कभी करते हैं इसका स्टैंडर्ड क्या है। और उसमें चूंकि यूजी पीजी लिखते हैं, ये भारत की दुस्थिति है कि यूजी पीजी। अब देखिए, यूजी हो, पीजी हो, डॉक्टरेट हो, वाइस चांसलर हो, चांसलर हो, कुछ भी हो, उनके लिए दूसरी लिपि काले अक्षर 22 बराबर। सीधी सी बात, एक दूसरी लिपि उनके सामने पेश कीजिए। अब सिंधु घाटी सभ्यता पर, उस लिपि पर बात क्यों करते हैं? हम अनावश्यक बात कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। बात यह कीजिए कि एक दूसरी लिपि उनके सामने लाइए, भारतीय लिपियां जितनी भी है, एक दूसरी लिपि उनके सामने पेश करते, वो काले अक्षर 22 बराबर। अब उसकी चेतना आप देख लीजिए वहां पे। मतलब हमारी अपनी भाषाएं, हमारी अपनी लिपियां, उनके विकास की चिंता चेतना यदि होती, निश्चित रूप से हम लोग जो जो गलतियां की हैं उनको सुधार लेंगे। पहले ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे ही मालूम है, मैं ही सही कर रहा हूं, ये सब गलत है। मैं ये कह रहा हूं, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं मैं, मेरा कोई आग्रह नहीं है कि मैं कोई विद्वान हूं। मैं जी सीधा कहता हूं, मैंने किसी विश्वविद्यालय में या किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है। सबसे पहले कंडीशन बताता हूं, कंप्यूटर में मेरा क्वालिफिकेशन 0 है कहता हूं। ठीक है। तो आप गाड़ी चलाते जाते हैं, तो गाड़ी का पहिए में हवा निकल गया,
तो हवा तो आप हमेशा हवा से ही जीते हैं आप। तो हवा आप मुंह से भी निकालते हैं, कहीं और अंगों से भी निकाल देते हैं। भर दीजिए ट्यूब में। भर सकते हैं क्या आप? नहीं। जो भर सकता है वो वहां एक्सपर्ट है। तो जो भर देता है, मतलब आपको पंप से कोई भर के दे देता है, वो कर देता है, तो आप उसको बिल्कुल संज्ञान में नहीं लेते हैं। तो मतलब यहां मैं ये कह रहा हूं कि हर कोई अपनी अपनी भूमिका निभाता है यहाँ पे। तो वो भूमिका हमारी ऐसी विनम्रता के साथ होनी चाहिए कि कहाँ गलती है, क्या जोड़ना है, कैसे हम लोग सुधार लें। तो इसमें निश्चित रूप से देवनागरी से संबंधित टंकन के लिए जो कुंजी पटल की बात आई, और फिर यूनिकोड की जो बात आई, यूनिकोड का जो मैं बताऊं दूसरी बात, कि जैसे ASCII फिर उसी के बराबर, उसी के अनुकरण में ISCI के नाम से, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के नाम से बना। उसके बाद जो है यूनिकोड के नाम से आया। यूनिकोड भी कुछ नहीं कर रहा है। ASCII ने जो काम किया, ASCII ने मतलब 128 अक्षरों का स्पेस रहता है उसके एनकोडिंग में, और उसमें बराबर उसको बिठा सकते हैं। कारण देखिए, अंग्रेजी में हम लोग ABC जो भी प्रयोग करते हैं, ये 26 है, और इन 26 वर्णों के दो रूपों में प्रयोग करते हैं, जिसके बड़े छोटे आप जो भी कहें, मतलब कैपिटल स्मॉल जो भी कहते हैं, दो रूपों में। और 4 रूपों में बच्चों को सिखाया जाता था, आजकल नहीं सिखाया जा रहा है, 2 रूप है। तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। तो 26 और 26 52, और 0 से 9 तक के अंक, और बाकी जो भी चिन्ह आपको चाहिए, मतलब वैज्ञानिक और ये गणितीय चिन्ह जो भी चाहिए, तो उसके लिए वो जो स्थान था वो काफी था, स्पेस काफी था। कितना? 128 स्पेस। लेकिन जिनमें ज्यादा अक्षर थे उनके लिए वो स्पेस की कमी रह गई। अब उसकी पूर्ति के लिए समाधान के रूप में उसी तरह से ज्यादा स्पेस वाला कोड तैयार किया गया, वो है यूनिकोड। यूनिकोड भी कुछ नहीं कर रहा है। जैसे परंपरागत रूप से ASCII में एनकोडिंग व्यवस्था थी, वैसी ही व्यवस्था इसकी में थी। लेकिन इसकी वाली व्यवस्था, जैसे हम लोग अभद्र रहते हैं ज्यादा मानक को लेकर, तो वो मानकता की स्थितियां भारत में बहुत भयंकर रही है, मानकता की समस्याएं। और किसी किसी प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे प्रचारित करते रहे, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कई सारे थे उस समय, ऑफिसेस में बेचते थे आके, सरकारी ऑफिसेस में, कारण कंप्यूटर पे काम होना चाहिए इस दृष्टि से। और यूनिकोड आने के बाद ना कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, ना कोई कुंजी पटल की। हाँ, कुंजी पटल तो वो तो पहले ही की बात थी, क्योंकि कुंजी पटल पहले ही से था, वो है इनस्क्रिप्ट। इनस्क्रिप्ट तो यूनिकोड की नानी मान लो, उससे पहले से इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड था। कौन सा कीबोर्ड? आपका इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, ठीक है। अब यूनिकोड संबंधी बात को यही विराम दे देता हूं मैं, अब सीधा उस पर जाएंगे। हाँ जरूर, मोतीलाल भाई यदि जुड़े हैं तो उनके सवाल, दूसरे सवाल के लिए थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहता हूं। मोतीलाल जी ने पूछा था कि संस्कृत ग्रंथ सारे देवनागरी लिपि में ही है क्या? इसका जवाब भाई जयशंकर शुक्ल जी ने दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे जोड़ना है। जयशंकर जी के समाधान से मेरा कोई विभेद नहीं है, लेकिन जरूर यहाँ पे मोतीलाल जी को जोड़ के मैं बताना चाहता हूँ। मोतीलाल जी, जैसे आप जिस छोटे राज्य में हैं, वहां जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाएं हमारे पास नहीं है। अब मान लीजिए मैं पांडिचेरी में हूं और आप उधर हैं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषाएं मेरे पास नहीं है पांडिचेरी में। तो कहने का आशय यह है। तो और दूसरा एक और बात भी आई कि जैसे जयशंकर शुक्ल जी ने दूसरे संदर्भ में कहा कि 3000 भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। उसको थोड़ी देर साइड में रखेंगे, लेकिन आपका सवाल, आपकी जिज्ञासा ये थी कि संस्कृत के तमाम ग्रंथ क्या देवनागरी में लिखे गए। तो इसमें बात यह है कि जयशंकर शुक्ल जी ने अलग संदर्भ में उन्होंने कहा था कि वांग्मय परंपरा के बाद संहिताबद्ध मतलब लिपि की खोज हुई, और कब से, ये सारी बातें भी आ चुकी है, इसलिए उसको दोहराने की जरूरत है। हाँ, संस्कृत अखिल भारतीय भाषा रही है तो निश्चित रूप से हर जगह लोग रहे हैं,
तो वास्तव में अब जैसे मैंने सबसे बड़ी बात कही, जिसको कुलगुरु कहते हैं, आप कुलपति कहते हैं, कुलाधिपति कहते हैं, तो आप मानते हैं कि पूरा विश्वविद्यालय मतलब पूरा विश्व ज्ञान बांटने वाले होते हैं, मानते हैं। तो फिर भी मैंने एक सीधी सी बात कही, कुछ ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, चूंकि भारत बहुभाषी होने की वजह से कम 2 लिपियां तो जानेंगे। तो अंग्रेजी तो लिखा हुआ है और एक लिपि वो जानेंगे, बस इतना तो है। और मैंने कहा कि उनको एक दूसरी लिपि ले जाके दिखाइए, कालेक्शर बाइंस बराबर। इसका कहने का आशय यही था कि जहां आप हैं वहां प्रचलित जो लिपि है, प्रचलित जो चिन्ह है, उसको हर कोई समझते हैं, समझना भी चाहिए। नहीं समझते तो वो अन्याय है। तो मैं ये कह रहा था, कहने का आशय ये था मेरा, अब मैं तमिल प्रदेश में हूं, और मैं तमिल प्रदेश आते ही मेरे लिए भी कालेक्शर बाइंस बराबर थे। मैं डॉक्टर जयशंकर बाबू कहला रहा था, क्योंकि मेरे पास एक पीएचडी की डिग्री थी, तो इसलिए डॉक्टर लगाया गया था। मैं यहां आते ही मैंने अपने डॉक्टर को हटाना चाहा। कारण क्या था? तो मैं मतलब अक्षर ज्ञान नहीं रहा मेरे पास। तो आज वो स्थिति नहीं है, मैं पूरा पढ़ लेता हूं, लिखता हूं, सब कुछ करता हूं। मतलब लिपियों को लेकर हमारी चेतना होनी चाहिए, हम जहां हैं वहां। तो मतलब यहाँ संकेत में जवाब दे देता हूं, क्योंकि फिर लंबा खींच रहा हूं। बात यह है कि दक्षिण भारत में, सीधा दक्षिण भारत की बात कहता हूं, बाकी और प्रदेशों में आप स्टडी कर सकते हैं, कि जो भी लेखक हुए हैं संस्कृत के, कई रहे हैं, और उन्होंने जो भी लेखन किया, उनकी अपनी लिपि में ही संस्कृत का लेखन किया है। आप आइए तंजावुर, आइए तंजावुर दक्षिण का उस समय का एक सांस्कृतिक केंद्र रहा है। वहां पे एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है सरस्वती महल लाइब्रेरी। बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो सरस्वती महल लाइब्रेरी, आप नाम टाइप नोट कर लीजिए, इसको गूगल कीजिए, पता चलेगा। इस लाइब्रेरी में आपको कई सारे मैनस्क्रिप्ट्स मिलेंगे या उसकी प्रतियां मिलेंगी। तो संस्कृत के ग्रंथ मलयालम लिपि में लिखे गए हैं और ग्रंथ लिपि में लिखे गए हैं। ग्रंथ लिपि का मतलब क्या है? आपको तमिल लिपि में ही थोड़ा परिवर्तन के साथ, क्योंकि तमिल ध्वनियों की संख्या कम है, संस्कृत ध्वनियों की संख्या ज्यादा है, इस कारण तो ग्रंथ लिपि के नाम से एक लिपि है। तो उसकी पांडुलिपियां आपको यदि देखना है तो आप कांचीपुरम भी जा सकते हैं। वहां पे एक विश्वविद्यालय में कई सारे मैनस्क्रिप्ट्स पढ़े, सीधा ओरिजिनल मैनस्क्रिप्ट्स है वहां पे, कोई कॉपीज नहीं है, ओरिजिनल है। वो बहुत बड़ी परियोजना वहां पे चल रही, लाखों की संख्या में मैनस्क्रिप्ट्स है। तो ग्रंथ लिपि एक है, तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, राइट, मलयालम लिपि, ग्रंथ लिपि। तो चारों लिपियों में आपको संस्कृत के ग्रंथ मिल जाएंगे। तो ये आपके जस्ट एक छोटा सा एडिशन कर दिया मैंने। अब बाकी बातें तो कई रह गई हैं। तो निश्चित रूप से देवनागरी लिपि और उसके विकास को लेकर जयशंकर शुक्ल जी ने कई सारे मुद्दों पर कई सारे बातें, महत्वपूर्ण बातें कही है। तो उनको दोहराए बिना बस मैं जयशंकर शुक्ल जी के प्रति परम आभारी हूं। तो उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकृति देते हुए तो आज अपने ज्ञान को सभी हमारे मित्रों से बांटा, और तभी सभी के जो जिज्ञासाएं हैं उनको संतुष्ट करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है, और इसके लिए मैं परम आभारी हूं। हाँ, कुछ और पॉइंट्स पे मैं बोलना चाह रहा था। जरूर जयशंकर शुक्ल जी ने जो सारवत कहा है कि मानकीकृत रूप और नवीन व्यवस्था हेतु लिपियों का विकास होना चाहिए, तो उस दृष्टि से देवनागरी लिपि का भी परिवर्धन जरूरी है। और उन्होंने कई बिंदुओं पर बात की है, जैसे उन्होंने सुधार की संभावनाओं पर बात की है। हाँ हाँ, कुछ सुधार की जो बिंदु है, कुछ स्वीकृत बिंदु है, कुछ बिंदु स्वीकृत भी नहीं होती। कारण अभी देखिए, जैसे आप हिंदी प्रदेश के कुछ लोग सटेशन स्कूल जैसे कहते हैं, और जैसे आपने कहा का के पहले ई की मात्रा लगा के लिखते हैं, तब तो ई की मात्रा का उच्चारण पहले होके फिर का उच्चारण हो। तो ये सारी जो है मतलब लेखन को लेकर हम स्वीकृत नहीं करते हैं।
इसके कई सांस्कृतिक कारण हैं, तो उस पर बात करने के लिए भी फिर घंटों का समय चाहिए, तब जाकर सब संतुष्ट हो पाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम दे देता हूं और अपने ज्ञान को बांटने के लिए आपके प्रति मैं परम आभारी हूं, और तमाम मित्र जो उत्साह से जुड़े हैं उन सबके प्रति मैं परम आभारी हूं। और इसमें आपके मन में जो भी शंकाएं होती हैं उसके सवाल पूछकर समाधान करने वाले जो मित्र हैं वो बहुत ध्यान से सुनते रहते हैं, जैसे AK ओझा जी, रतिराम जी और पुष्पा देवी जी, शालिनी जी, वेंकटेश जी और मोतीलाल जी और कई सारे मित्रों ने कई सारे सवाल पूछे। लेकिन फिर एक बार कंक्लूजन पे मैं बोल देता हूं कि कंक्लूजन ये था कि अब यूनिकोड कोई प्रोडक्ट नहीं है, बस एक एनकोडिंग व्यवस्था है। यूनिकोड के नाम से फिर से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यूनिकोड फॉन्ट के बारे में भी जो बताया जा रहा है इसमें और फिर से अराजकता है। अराजकता इस दृष्टि से कहता हूं कि एक एक मतलब जो उत्पादक है, एक एक जो संस्करण है उनके मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें कुछ और वो लोग कमियां करने की वजह से ये सारी समस्याएं आ रही है। तो जे मैंने अभी अभी जिक्र किया पिछले एक सप्ताह पहले के एक मित्र की जो मतलब समस्या थी, तो उनका संस्करण अलग था और वो एक पर अड़े हुए थे, तो इसलिए उनके पास कुछ नहीं आ रहा था। तो अब देखिए मैं आराम से चलते जाता हूं, बोलते हैं यस मेरे सिर पे कुछ भी नहीं चाहिए लगाने की, मैं चलूंगा बोलते हैं। बारिश होती है हम कुछ टोपी लगाएंगे या छतरी लगा के चलेंगे या कोट पहनेंगे, कुछ तो पहनेंगे, रेन कोट। ये सब जो भी हो रहा है तो परिस्थिति को अनुसार बदलेंगे हम। तो वहां पे उनको जो भी निर्देश है उस निर्देश के अनुसार, जैसा कासाबियांका बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कासाबियांका की कहानी भी मैं नहीं कहूंगा। तो बस कहने का आशय यही है कि कमियां अपनी जगह है, उनकी पूर्ति हमें करनी है। हाँ, अभी कीबोर्ड की जो बात हो गई वो तो हो गई। यूनिकोड फॉन्ट्स के नाम से भी आज सैकड़ों फॉन्ट है, उसकी चिंता ना करें, अलग अलग उत्पादक भी है उसके। तो आप गूगल के भी यूनिकोड फॉन्ट्स हैं, ठीक है, अलग फॉन्ट्स है। आप देखिए गूगल कीजिए, मिल जाएगा। गूगल के पास ही पूछिए कि आपके यूनिकोड फॉन्ट्स है, बहुत सुंदर है उसके फॉन्ट्स, ठीक है। तो इस प्रकार कई सारे फॉन्ट्स है और कई सारे फॉन्ट्स, सैकड़ों फॉन्ट्स पहले बना दिए गए भारत में, तो उसमें कुछ थोड़ी सी समस्याएं रह गई है कि इसमें समस्याएं इसलिए भी रह जाती हैं, यही कुछ विद्वान कहते हैं ये पहले नहीं आना चाहिए, वो पहले नहीं आना चाहिए, ये पहले बीच में ये समस्याएं जो है निश्चित रूप से रह जाते। जैसे आशीर्वाद जो है आशीर्वाद लिख देते हैं हिंदी भाषी। मैंने टेस्ट किया, आशीर्वाद हम लोग स्पेलिंग बता देते हैं, मतलब वर्तनी लिखने के लिए छोटा सा डिक्टेशन देते हैं, तो उसमें हिंदी भाषी बच्चे ज्यादा गलती करते थे क्योंकि उनको यही आगे पीछे की समस्या मतलब बताया जाता है, तो वो सीखते ही नहीं है वहां पे क्या आगे हो क्या पीछे हो, कैसे उच्चारित किया गया। आशीर्वाद, शी के बाद रार है तो ऊपर चढ़ना है उसको, बस इतना उनको ध्यान दिला देते, बस उसी ढंग से यूनिकोड में किया जा रहा है। और वो अलग है ये अलग है, इसलिए चिंता छोड़ दीजिए। तो आपको DOE डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आज जिसको मिनिस्ट्री ऑफ IT कह रहे हैं, तो उसका पूर्व रूप मतलब उसका जो छोटा रूप पहले था वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स था। उसने जो मतलब उसी जमाने में 70 के दशक में जो कीबोर्ड बनाया था उसको DOE कीबोर्ड या फोनेटिक कीबोर्ड भी कहते थे। तो उसमें टंकन जो करते थे, यहां तक कि आप इनस्क्रिप्ट का ही जो प्रयोग पहले करते थे उसमें आपको, जैसे पहले आप टंकन करते, जैसे आप रेमिंगटन की बात उमेश जी ने कही है, जैसे आप ई की मात्रा पहले टाइप करते हैं फिर रा पहले बाद में टाइप करते हैं, तो उसी टाइप में करना पड़ रहा था। अब वैसा नहीं है, जैसे उच्चारित करते हैं वैसे। तो ये सब बस छोटे से भेदभाव है, और लेकिन एक मानक होना ही चाहिए, उसी मानक के साथ चलना चाहिए, बस किसी एक के कहने पे मानक नहीं बदलना चाहिए। कारण ये है, तो मानक एक प्रकृति है, तो प्रकृति के साथ हम प्रकृति को देवता मानते हैं, मानक को भी देवता मानना चाहिए निश्चित रूप से, तब हमारी प्रगति होगी। बस इसी चिंतन के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।
और आप सबके साथ क्षमा याचना करता हूँ। हाँ, बोलते बोलते और विचार इतने अनलिमिटेड आ जाते हैं कि मेरा गला ज्यादा बोलने की वजह से भी ठीक होता जा रहा है। और उमेश जी, अब आपको सौंप रहा हूँ। और पुनः एक बार डॉक्टर जयशंकर शुक्ल भाई के प्रति मैं अपना अपनी आंतरिक श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हूँ, और सभी मित्रों के प्रति आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार महोदय। हमेशा की तरह कहीं न कहीं आपका जो अध्यक्षीय भाषण रहा, उसके साथ साथ जितने भी श्रोता थे जिनकी जिज्ञासाएं थी, आपने सभी श्रोताओं की जिज्ञासाओं को छूते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण को हम लोगों के समक्ष रखा है, और हमेशा की तरह यूं ही ज्ञानवर्धक रहा है। कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि आपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान जो आस्की से लेके इसकी और यूनिकोड पूरी यात्रा, जो तकनीकी यात्रा रही है, विशेषकर हम देवनागरी के तकनीकी पहलू जो थोड़े से छूट गए थे आदरणीय हमारे आज मुख्य वक्ता के द्वारा, उसके तमाम विविध आयामों को आपने छुआ है। जैसा कि आपने अपने वक्तव्य के दौरान डीटीपी सॉफ्टवेयर का जिक्र किया सर, वास्तव में कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके भुक्तभोगी होते हैं। जब हम लोग कार्यालय के किसी बैनर के लिए जाते हैं जहां पे हमें प्रिंट करवाना है, तो वहां पे हम जो लेके जाते हैं जो फॉन्ट, वो वहां पर सपोर्ट नहीं करता है और वह उसको फिर से टंकित करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा समय अधिक लगता है, तो वहां पे थोड़ी खामियां हैं। आपने एकदम सही कहा सर। सर मैं अपने छोटे जो संक्षिप्त टिप्पणी जो वक्तव्य चल रहा था उसमें हमने रखा था कि जब हम किसी भी लैंग्वेज को हम अपने कंप्यूटर में एक्टिवेट करते हैं तो उस समय इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। आपने उसको करेक्ट किया, लेकिन मैंने इसलिए बोला था कि लैंग्वेज तो विद ऑफलाइन भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन उसके जो सॉफ्टवेयर पैकेज रहते हैं, जैसे आप टाइपिंग करना चाहते हैं, वॉइस टाइपिंग करना चाहते हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसके पूरे पैकेज को एक्टिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने यह कहा था। उमेश जी, कारण ये है, तो ये जो भी सॉफ्टवेयर भरते हैं वो सारे पूर्वाग्रही होते हैं। तो सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू में जब भरते हैं और उस समय, और उसके साथ कोई ना कोई पैकेज एक आपको डालते हैं, जैसे ऑफिस हो या कोई ना कोई, तो उसको इंस्टॉलेशन आप नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं। वो करने वाला आपसे सारे सवाल नहीं करता। अब देखिए, आज इसको इस ढंग से समझिए, आप उस दुकान से कपड़े खरीद रहे हैं, तो कोई रेडीमेड दुकान, वो कुछ नहीं पूछता, वहां पे जैसे हैं आप उठा लेते हैं, पहन के आ जाते हैं। आप जाइए टाइलर के पास, क्या करेगा? वो पूछेगा आपको एक पॉकेट चाहिए, दो पॉकेट चाहिए, साइड पॉकेट चाहिए, नीचे पॉकेट चाहिए, ऊपर पॉकेट चाहिए, कॉलर ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कितना लंबा चाहिए हाथ, है ना? ये सब क्यों? वो आपके अनुरूप वो बनाना चाहता है। आप समझ गए बिंदु को? तो यहाँ इस पर भी वही लागू हो जाता है कि वो क्या करता है, इंस्टॉल करते समय वो आपसे पूछता ही नहीं है। वो ये सवाल आता है कि ये सब इंस्टॉल करें, आता है सवाल, वो स्किप कर देता है, छोड़ देता है, उसको हटा देता है, तो आधा अधूरा इंस्टॉल करके जाता है आपके पास। इसलिए उसका पूरा मतलब पंच प्राण उसके पास नहीं होते, उसके लिए एक प्राण कहीं और होता है, उसको ढूंढ के लाना पड़ता है। इसलिए इंटरनेट की जरूरत है। अन्यथा यदि ढंग से पहले इंस्टॉलेशन होता तब इंटरनेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरा ऑफलाइन में परफेक्टली हो जाता है। बस ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, तो इसी के साथ जैसा कि सर ने अपने वक्तव्य के दौरान बोला कि हमारा गला खराब है, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सर पिछले एक आध सप्ताह से बीमार चल रहे हैं और उनकी आवाज में भी परिवर्तन था जब मैं फोन पे बात कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं सर का इस विषय पर गहन अध्ययन है, एक लंबा अनुभव है, सर ने इस पे काम किया है कि ऐसे समय वक्तव्य देते समय सर अपने स्वास्थ्य को भी भूल जाते हैं, अपने गले को भी भूल जाते हैं, और स्वाभाविक सी बात है, जो इतना काम किया रहता है वह इन सबसे परे हो जाता है। और जब उसके मन में विचार उद्वेलित होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे पटल के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करता है। और यह सर का बड़प्पन है कि सर ऐसे समय में भी जो मौका मिलता है, ऐसे समय में भी हम लोगों का ज्ञानवर्धक करते रहते हैं। समय काफी हो चुका है। एक बार पुनः मैं आज के हमारे जो मुख्य वक्ता थे डॉक्टर जयशंकर शुक्ल महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर, इसके साथ साथ
जो आज हमारे श्रोता जुड़े थे, इसमें काफी विद्वान भी हैं, भाषा चिंतक भी हैं, काफी प्रबुद्ध अध्यापक गण भी है। मैं आप सभी को सादर आभार करता हूं कि आप लोगों ने इतने लंबे समय तक, करीब 2 घंटे होने वाले हैं, आप लगातार अपने धैर्य का परिचय देते हुए हमारे साथ बने रहे। हमारा निवेदन है कि इस पाठ्यक्रम के अच्छी तैयारी के लिए हम इसके अलावा, राष्ट्रीय कार्यशालाओं के अलावा कुछ अन्य गतिविधियां भी श्रद्धेय डॉक्टर जयशंकर बाबू सर के निर्देशन में कर रहे हैं। जैसे हम लोग प्रत्येक शनिवार को, अभी तक शाम 6 बजे कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की थोड़ी आपत्तियां आई कि वह लोग खाली नहीं हो पाते हैं उस समय, तो इस शनिवार से हम लोग उसको 7 बजे आयोजित करेंगे, जिसको हम क्विज प्रतियोगिता कहते हैं। प्रत्येक पाठ से संबंधित हम लोग क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, ताकि जितने भी अध्येता, 1500 से अधिक अध्येता इस पाठ्यक्रम से जुड़े हैं, उनकी एक बेहतरीन तैयारी हो सके। और जब मई महीने में जब एनटीए द्वारा 50 प्रश्नों का बहुविकल्पी जब परीक्षा लिया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, तो उन लोग किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, एक अच्छी तैयारी के साथ जाएं और अच्छे नंबर प्राप्त करें। इसी के साथ साथ पिछले 2 सप्ताह से, पिछले 2 रविवार से डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर ने एक प्रश्नोत्तरी सत्र स्टार्ट किया है, जो करीब 1 घंटे का होता है, शाम 5 से 6 बजे। जो अध्येता जिनको ऑनलाइन माध्यम से जो स्टडी का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, डेवलप किया गया है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां हैं, और उन खामियों को जो लोग फेस कर रहे हैं, जिनको कुछ असुविधाएं हो रही हैं, ऐसे असुविधाओं को दूर करने के लिए सर 1 घंटे का सत्र रखते हैं। प्रत्येक जो हम पिछले 2 रविवार को हम लोगों ने आयोजित किया, करीब 1 घंटा, सवा घंटे करा। उसमें अधिकांश अध्यापक जो अध्येता हैं वो जुड़े थे, अपने जिज्ञासाओं को रखे थे, और साथ ही साथ उनको उनका समाधान भी मिला था। आगे चल के सर का ये एक विचार है कि अप्रैल महीने में हम लोग इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठियों का भी आयोजन करेंगे, जो हम लोग रविवार को ही रखेंगे, जो दोपहर में रहेगा। उसका समय और तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। इसमें जो भी लोग इच्छुक हैं, वो लोग अपने 10 से 12 मिनट का समय दिया जाएगा। आप अपने पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं। जितने लोग पेपर प्रेजेंट करेंगे, उनको एक बेहतरीन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा आदरणीय महोदय के द्वारा। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जो हम लोग भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम जो वर्ष 2025 के लिए चलाया जा रहा है, उसके साथ साथ हम लोग कर रहे हैं। आप सभी का इस तमाम गतिविधियों में हार्दिक स्वागत है। और मैं इसी के साथ आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला के औपचारिक समापन की घोषणा आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से करना चाहूंगा। सर, आपकी अनुमति हो तो समाप्त करें हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, जरूर कर सकता है। जी जी, हम देख सकते हैं कि अभी भी कुछ विद्वान श्रोता जुड़ रहे हैं। करीब 1 घंटा 53 मिनट हो चुका है कि हम लोग लगातार इस कार्यशाला को कर रहे हैं। आप सभी को पुनः सर्वेशाम मंगलम की कामना करते हुए हम इस राष्ट्रीय कार्यशाला को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम।